हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स का बहुत बहुत स्वागत है सॉलिड के लेक्चर नंबर 3 में। साउंड क्लियर है क्या? बिल्कुल। हाँ, न्यू माइक मंगवाए क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें साउंड क्लियर नहीं जा रहा। माइक वो कंफर्टेबल था मेरे लिए, लेकिन शायद आपके लिए वो माइक कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि उसमें वॉइस इशू था। तो नया माइक मंगाया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली क्लास ले सकें। तो हमने बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा था। एक फोन कॉल आ रहा है, इनसे बात की जाए, थोड़ी सी मजा आएगा, बात करते मजा आएगा। आपके द्वारा बिजी हो गया आदमी, कोई बात नहीं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ क्वेश्चंस और करने हमारे हुक्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। हालांकि हमने ग्राफ पढ़ा है, इसका स्लोप क्या बताते हैं वो पढ़ा है, लेकिन जनरल ग्राफ कैसा बनता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जब इलास्टिक फोर्स जो लगता है स्ट्रेस में, जो इलास्टिक फोर्स आपने लिखा था वो वाला इलास्टिक फोर्स, कट गया फोन नहीं तो अटेंड करता मैं, वो जो इलास्टिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलास्टिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से तो एनर्जी भी स्टोर होती है। हाँ, एनर्जी भी स्टोर होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी भी स्टोर होती है। ओके। उसके बाद हम पॉइजन रेशियो एंड कंजर्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है, थोड़े से मिक्स है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ वायर के बारे में समझेंगे। तो चलिए साहब, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस होमवर्क का जवाब बताइए क्या आएगा। The length of a metallic wire is L1 at L1 and L2 when the tension in a wire are T1 and T2 respectively. Find the natural length of a wire. देखिए एक वायर है, इस वायर में टेंशन हमने लगाया है T1, तो इस वायर का इस टेंशन पे लेंथ है L1। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और उस इंस्टेंट पे इसका लेंथ मान लीजिए L1 है, तो क्या इसका ओरिजिनल लेंथ था? नहीं, तो ये तो इलोंगेशन के बाद का लेंथ है ना, ये तो इलोंगेशन के बाद का लेंथ है ना। इनिशियल लेंथ तो कुछ L0 यहां पे रहा होगा, तो ये इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ L1 और टेंशन के बीच में रिलेशन क्या आएगा देखते हैं हुक्स लॉ से। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग मॉडुलस डेल्टा L चेंज इन लेंथ होता है। चेंज इन लेंथ होगा L1 माइनस L0 डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ L0, ये रिलेशन आएगा। अब इस रिलेशन में दो तीन चीजें हम ध्यान से देखें तो टेंशन हमें दिया हुआ है, फोर्स की जगह पे टेंशन T1 आ जाएगा, ए गामा बटा L0 इंटू L1 माइनस L0, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? बड़े अच्छे से और ध्यान से सुनना बेटा, ये टर्म तो किसी भी टेंशन पे कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इस वायर पे मैं टेंशन T2 लगा देता हूं, उसके वजह से लेंथ L2 हो जाता है, या टेंशन T3 लगा देता हूं, उसकी वजह से लेंथ L3 हो जाता है। लेकिन बेटा ये वाला जो इनिशियल लेंथ L0 ए गामा, ये टर्म हमेशा सब टेंशन पे सेम रहेगा क्या? ईमानदारी से सोच के बताइए, अगर हां तो थम्स अप करिए कि ये टर्म हमेशा सेम रहेगा। एरिया तो चेंज हो नहीं रहा सर, खींचोगे तो इसका एरिया कम नहीं हो जाएगा? बेटा इतना थोड़ी ना खींच जाता है यार, हल्का फुल्का खींचता है। तो जब तक तुमसे ना पूछा जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना दिया जाए, तब तक तुम इसको कांस्टेंट मान सकते हो। 0.1% के चेंज में एरिया पे क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन बोले कि नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो एरिया बदल जाएगा, कुछ ना बोला तो इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। यंग मॉडुलस वही रहेगा। इनिशियल लेंथ चाहे टेंशन कुछ भी लगाओ, फाइनल लेंथ कुछ भी हो जाए, इनिशियल लेंथ तो वही रहेगी। तो इस एक्सप्रेशन में तुम्हें एक पुरानी चीज का झलक दिखाई देगा, बहुत पुरानी चीज का झलक दिखाई देगा। अब कौन सी पुरानी चीज का आपको झलक दिखाई दे रहा है, जरा मुझे बताइए, कौन से पुरानी चीज का झलक दिखाई दे रहा है? इसमें किसी पुरानी चीज का इसमें झलक दिखाई देना चाहिए। कौन सी पुरानी चीज का झलक दिखाई दे रहा है? सर ये तो स्प्रिंग फोर्स जैसा है, स्प्रिंग फोर्स जैसा है। कैसे? ये रहा टेंशन, आप बोल रहे हो T1, इसको अगर मैं कांस्टेंट बोल देता हूं K, और ये डेल्टा एक्स ही तो है, तो फोर्स बराबर KX ही तो होता है। ये इलोंगेशन ही तो है, चेंज इन लेंथ ही तो है, फाइनल लेंथ L1, इनिशियल लेंथ L0, तो यही तो आपका आया है डेल्टा L।
अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की इलोंगेशन को x बोल दूं तो F बराबर kx ही तो होता है, ये इलोंगेशन ही तो है, इलोंगेशन ही तो है। तो क्या इलास्टिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एक ही जैसा होता है? हां, सेम नेचर होता है। स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स सेम नेचर के होते हैं। फर्क बस इतना है कि ये वाला फोर्स हमें स्प्रिंग में इस तरीके से विजुअलाइज कराया जाता है कि स्प्रिंग है, इसको मैंने खींचा है, इनिशियल लेंथ L0 है, इलोंगेशन x होगा तो फोर्स k x हो जाएगा। और रॉड में पूरा रॉड दिखाया जाता है। फर्क बस इतना है। स्प्रिंग के भी दो एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। सॉलिड रॉड के भी दो एटम के बीच में एक फोर्स लगता है। स्प्रिंग में इलोंगेशन हमें विजुअलाइज हो जाता है, देख लेते कि स्प्रिंग इतना खिंच गया, लेकिन रॉड में इतना कम होता है कि हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। समझ में आया कि नहीं है? सेम नेचर का है यार ये तो चलिए, एक इक्वेशन तो बन गया टेंशन T1 पे। दूसरा स्टेशन इक्वेशन बन जाएगा टेंशन T2 पे। T2 बराबर A गामा बटा L0, ये तो ऐसे ही रहेगा, L2 बटा L0 हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। T1 इज इक्वल टू A गामा बटा L0, L1 माइनस L0। दोनों इक्वेशन को आसानी से हम डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको यहां ले जाते हैं तो T2 L1 माइनस T2 L0। क्या मैंने बहुत आराम से सही लिखा है? हां, इसको यहां ले जाएंगे तो T1 L2 माइनस T1 L0। हमें L0 चाहिए था, हमें L0 चाहिए था, तो इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये जाके उधर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका T2 L1 माइनस T1 L2 इज इक्वल टू, ये जाके प्लस हो जाएगा, L0 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो इनिशियल लेंथ L0 आ जाएगा आपका T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। कितने लोगों का ये जवाब आया था? एक बार ईमानदारी से बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का ये जवाब आया था। ठीक है, आ गया था। चलो, अब इससे भी खतरनाक सवाल, यह है एमआर स्टार प्रॉब्लम। इससे भी खतरनाक सवाल, इसमें और आपको ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ेगा? देखिए, द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज x मीटर व्हेन द टेंशन इज 8 न्यूटन। जब उसमें टेंशन 8 न्यूटन है तो अब पूरे लेंथी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा एल। डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फोर्स है 8 न्यूटन इज इक्वल टू कांस्टेंट K, डेल्टा एल की जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस L0, वेयर L0 इज द इनिशियल लेंथ। लेट इनिशियल लेंथ इज L0, इनिशियल लेंथ। पहले देख लीजिए, फोर्स बराबर होता है kx। K में आप वही जान गए ना, क्या आएगा? L बटा A गामा, L बटा A गामा, ये आ जाएगा आपका K में। ये हो जाएगा बेटा, इसकी x लेंथ है और इनिशियल लेंथ L0 माना है, तो इलोंगेशन कितना होगा? इलोंगेशन कितना होगा सर? इलोंगेशन होगा फाइनल लेंथ x, इनिशियल लेंथ L0। ठीक है, क्या आपको यह बात फील आया? तो जोरदार एक बार थम्स अप कर दीजिए। यह बात फील आ गई तो एक बार जोरदार थम्स अप कर दीजिए। अब वही फोर्स जब 10 न्यूटन लगाया है तो लेंथ y है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 10 बराबर K y माइनस L0। वेरी सिंपल। क्या इसका तुम्हें फेल आ गया? क्या इसका फेल आ गया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या कहता है? द लेंथ इन अ मीटर व्हेन द टेंशन इज 18 न्यूटन। अब कह रहा है कि टेंशन जब 18 न्यूटन है भाई साहब ऐसे नहीं मानेगा, ये 18 न्यूटन है, उस समय लेंथ क्या होगा? तो उसके लेंथ को हम जेड मान लेते हैं, जेड माइनस L0। अब हमें निकालना क्या है? हमें ये वाला निकालना है, जेड। जब फोर्स 18 न्यूटन है तो ये जेड क्या होगा? हम कैसे निकालें? क्या हमें इनिशियल लेंथ पता है? ना, ये इनिशियल लेंथ L0। क्या हमें ये के वाला कांस्टेंट पता है? ना। तो फिर क्या करें? तो यहां पे दो इक्वेशन और हमें दो केस के लिए दिया हुआ है। इस इक्वेशन से हमें के और L0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
एल नॉट की वैल्यू निकाल के रख देंगे यहां पे, हाँ, लेकिन के, तो के की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो इक्वेशन है और दो अननोन है। हमें फोर्स और लेंथ तो दिया हुआ ना 8 और x, के स्प्रिंग कांस्टेंट या सॉलिड का कांस्टेंट, और एल नॉट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो एल नॉट निकालिए। कैसे? तो इनको डिवाइड कर दीजिए। इनको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4/5, के से के कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एल नॉट बटा y माइनस एल नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां से फाइंड एल नॉट, फाइंड एल नॉट। पहले एल नॉट निकालेंगे, देन फाइंड के बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एल नॉट इन इक्वेशन 1। तोते उड़ जाएंगे साहब, दो टर्म, दो अननोन और दो इक्वेशन, तोते उड़ जाएंगे साहब। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां से एल नॉट निकाले, हां, और जो एल नॉट की वैल्यू आएगी इन दोनों के टर्म्स में, एक्स और वाई के टर्म्स में, उसको यहां पुट करके के निकालेंगे, और फाइनली के की वैल्यू और एल नॉट की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तब जाके जेड आएगा। सर इसका कोई आसान तरीका बता दो, नहीं है मेरे पास, और तू भी तुक्का लगाने की कोशिश मत करना। सर लेकिन मुश्किल है, हां, तो क्या समझ बैठा है? सब कुछ मजाक होगा क्या? फिजिक्स मजाक है क्या? अबे हर चैप्टर के तो कुछ अलग अलग होते हैं कंसेप्ट। ये फिक्स दे दिया ना बेटा, फोर्स 8 न्यूटन फिक्स दे दिया, 10 न्यूटन फिक्स दे दिया, और फोर्स अलग अलग है, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन अलग अलग है, तो दोनों के फाइनल लेंथ को आप सेम मान ही नहीं सकते हैं। ये मत बोलना सर इफ आई एज्यूम एक्स बराबर वाई, नहीं मान सकते बेटा, लिमिटेशंस है यहां पे, नहीं मान सकते। कुछ बच्चों ने सही सॉल्व किया बी, भयंकर मजदूरी, हां तो होना चाहिए ना बेटा, फिजिक्स है ये, फिजिक्स है फिजिक्स है, कुछ मजदूरियां भी होनी चाहिए, मजदूरी भी है जरूरी। और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें इंटीग्रेशन है क्या? नहीं। लेंदी डिफरेंशिएशन नहीं, ट्रिगोनोमेट्री नहीं, कैलकुलस नहीं, क्या है बे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसकी वैल्यू उसमें पुट करनी है। 10th क्लास का मैथ है, 10th क्लास का मैथ। मेजोरिटी बच्चों का बी आ रहा है, तो होप सो ये आंसर बी होगा, लेकिन आपको एक बार ये सॉल्व करना है। ये होमवर्क के सेक्शन में डाल देते, कोई खास बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं नीट 2017, अच्छे से समझिएगा, नीट 2017 का सवाल है। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, बी से बल्क मॉडुलस दिया हुआ है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी। अब देखो यहां पे प्रेशर डेल्टा पी नहीं लेना, नेट प्रेशर यहां पे पी लगाया है, तो पी प्रेशर है, पी प्रेशर है। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो रेडियस में फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है साहब। कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है हुक्स लॉ, अरे सब हुक्स लॉ ही हैं, सब क्या है इस चैप्टर में, हुक्स लॉ ही है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन पे हम बात करेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी। आपसे पूछा है द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, लेकिन यहां पे फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम लिखना हमें, तो पहले डेल्टा वी बाई वी निकालिए। प्रेशर पी अप्लाई किया, ये रहा आपका बल्क मॉडुलस बी हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा वी बाई वी। सर माइनस साइन, हाँ तो लिख लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वी बाई वी बोलो क्या होगा? सर पी बटा माइनस बीटा, ये बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है बस, और कोई खास बात नहीं है। अब सर अब तो हमें डेल्टा वी बाई वी निकाला है, लेकिन हमें डेल्टा आर बाई आर पूछा है। तो बेटा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? सर 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे चेंजेस जब तक बहुत लार्ज ना दिया हो, इस चैप्टर में चेंज बहुत छोटा होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एरर एनालिसिस वाले मेथड से, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट को करेंगे इग्नोर, है ना, कांस्टेंट बेटा इग्नोर करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, पावर बाहर आ जाता है 3 डेल्टा आर बाई आर। तो अगर हमें डेल्टा वी बाई वी पता है तो उसको लिख सकते हैं 3 डेल्टा आर बाई आर, यहां पे पुट कर देंगे 3 डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस पी बटा बीटा। तो 3 को नीचे ले आएंगे, तो डेल्टा आर बटा आर इज इक्वल टू माइनस पी बटा 3 बीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नीट 2017 में पूछा, देखो कितना आसान सवाल पूछा है, लेकिन सर यहां पे माइनस तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटा मैग्नीट्यूड की बात की है, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपका, अरे एक मिनट उल्टा लिख दिया गया मैंने, पी बटा 3 बीटा, ये आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट बी, डी। यस यस यस, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, पी और बी में कंफ्यूज हो गया, नहीं बीटा नीचे आएगा ना बेटा, सही लिखा है ना। बीटा नीचे आएगा, पी बाई बीटा। डी इज करेक्ट आंसर। एक सवाल है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमआर स्टार प्रॉब्लम, क्योंकि 2 लेक्चर में आसान सवाल हमने कर लिए हैं। ये सारे सवाल जिस पे मैंने एमआर स्टार प्रॉब्लम लिखा है ना, तो ये सारे सवाल किसी बुक में आपको इजीली मिलेगा, और ना ही इस तरह के सवाल नीट में आज तक पूछे गए हैं। नीट में आने के चांसेस इस तरह के सवाल के होते हैं नेग्लिजिबल। ये सवाल होता है अपनी औकात और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और कंसेप्ट को और अच्छा करने के लिए। सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया है। एक रॉड लिया मैंने, बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एज शोन। एक रॉड लिया, बढ़िया। इफ ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके नो प्रॉब्लम। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई नाम दिया है। बार एंड ए इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स इलोंगेशन विल बी, टोटल लेंथ इसका 2l हो गया ना बेटा। देखो ये लेंथ है यहां से l और ये लेंथ है l, तो टोटल लेंथ इसका क्या होगा 2l। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है a, देखो a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग मॉडुलस है। इसमें नेट इलोंगेशन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, नेट इलोंगेशन पूछा है। तो सबसे पहली बात ये वाली लिख लेना, ताकि रिवीजन के समय इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी कर लो। अब मुझे ये बताओ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये सिस्टम एसिलरेशन करेगा, एसिलरेट होगा? एसिलरेशन बताइए, इसका एसिलरेशन, इसका एसिलरेशन बताइए। इस रॉड का नेट एसिलेशन बताइए, बताइए प्लीज, सोचिए। रॉड का नेट एसिलेशन 0। सर वाइट इज 0। इस रॉड पे इस एंड पे फोर्स लगाया मैंने आगे F, और मिड पे फोर्स लगाया मैंने आगे 2F। तो आगे की डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया 3F और पीछे भी नेट फोर्स हो गया 3F। समझ में आया? तो नेट एसिलेशन 0 है। अब चूंकि बीच में आगे की डायरेक्शन में 2F फोर्स लगाया है आगे, तो पूरे रॉड में इसका इफेक्ट हम नहीं देख सकते। ये तो बीच में लगा है, यहां पे लगा F, यहां पे लगा 3F, ये बीच में लगा है। तो हम क्या करेंगे, रॉड को 2 हिस्से में बांट देते हैं, और यहां पे फोर्स पीछे 3F लग रहा था, रहने देते हैं 3F जो लग रहा है इस पॉइंट पे 3F पीछे तो रहेगा, और यहां पे लग रहा था F, वो भी रहेगा। अब मिड सेक्शन में आगे की तरफ नेट फोर्स था 2F। तो एक काम करते हैं क्या, इस पॉइंट पे आगे हम फोर्स मान लेते हैं 2F, और इस पॉइंट पे पीछे फोर्स मान लेते हैं हम F, सॉरी 3F, और पीछे हम फोर्स मान लेते हैं F। यहां पे लग रहा है पीछे F और यहां पे लग रहा है आगे 3F। तो क्या ऐसा मैं एज्यूम करूं तो कोई प्रॉब्लम है या चलेगा? सर ये आगे 3F तो लग ही नहीं रहा, आगे तो 2F है। तो बेटा आगे मैंने 3F माना और पीछे F मान लिया, तो नेट फोर्स इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, आगे 3F पीछे F, तो नेट फोर्स 2F हो जाएगा, और ये आगे नेट फोर्स 2F है, तो कोई समस्या नहीं, हम ऐसा मान सकते हैं, चलेगा ये तो। अब ये लेंथ L है, अब यहां पे इलोंगेशन हम निकाल लेते हैं। तो यहां पे इलोंगेशन निकालेंगे तो पहले रॉड में इलोंगेशन होगा डेल्टा L1, दूसरे रॉड में इलोंगेशन होगा डेल्टा L2, ये नेट इलोंगेशन आएगा डेल्टा L। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बाई ए गामा डेल्टा L बाई L। अब देखिए FL बाई ए गामा, तो यहां लिखेंगे नेट फोर्स F 3F L बटा ए गामा, प्लस इसमें नेट फोर्स F है F L बटा ए गामा, तो ये हो जाएगा 4FL बाई ए गामा, 4FL बाई ए गामा। डी इज योर करेक्ट आंसर। सर यहां पे 3F पीछे है और आगे 3F है, तो आपने यहां पे 3F ही क्यों लिया? तो बता ना, लास्ट लेक्चर में बताया था ना एमआर स्टार जोरदार, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया तो था एमआर स्टार जोरदार कि जो इलोंगेशन होगा वो डेल्टा L बराबर होगा दोनों तरफ के फोर्स का सम बटा 2 L बटा ए गामा। यह है एमआर स्टार जोरदार, एमआर स्टार जोरदार। डेरिवेशन करने में मेरी भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने किया ही नहीं था, मैं भूल ही गया था एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, लेंथ के टर्म्स में एवरेज फोर्स निकालना था वो तो मैं ही भूल गया था, किया ही नहीं था, क्योंकि हमने एक जोरदार एमआर स्टार निकाल के रखा हुआ है। लेकिन सर इसमें तो हमको बहुत दिक्कत है कि हम फोर्स कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, हमारी तो फट गई थी सर कल समझने में, उसका मैंने तरीका बता दिया है। दोनों इलोंगेटिव है तो प्लस, एक कॉम्प्रेसिव एक इलोंगेटिव है तो माइनस। एमआर स्टार बहुत जोरदार। आगे बढ़े,
चलिए अरे रुक रुक रुक, सही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मुश्किल सवाल मानते इसको। अब एक छोटा सवाल, एक छोटा सवाल। मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया मैंने, ए एरिया है, और मेरी मर्जी ना मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं ऐसे एफ, जो कि इसके प्लेन से, किससे बेटा? प्लेन से थीटा एंगल बना रहा, प्लेन से थीटा एंगल बना रहा। वो कैसे भी बना, नॉर्मल से भी थीटा ले सकता हूं, मेरी मर्जी। मैं नॉर्मल से थीटा ले लेता हूं। चल, नॉर्मल समझते हो ना किसको कहते हैं? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर बोलते हैं नॉर्मल। तो ऐसा बोल सकते हैं आपसे, इसलिए तो इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ये थीटा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें शियर स्ट्रेन की वैल्यू बताओ। सॉरी शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इस तरह के फोर्स लगाने से क्या दोनों तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा? क्या दोनों तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा? हां, क्योंकि इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट फोर्स का होगा आगे की तरफ एफ कॉस थीटा, और इसी फोर्स का एक कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। बेटा ये अच्छे से फेल लो इसका, है ना? अच्छे से फेल लो कि देखो तुमको फेल आता है कि नहीं आता है। कि ये जो फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक प्लेन के पैरेलल टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा एफ साइन थीटा बटाए, और नॉर्मल स्ट्रेस होगा एफ कॉस थीटा बटाए। देखो तो इसका फेल आया कि नहीं आया, थोड़ा देखें। दोनों होंगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। एफ साइन थीटा शियर में, बहुत बढ़िया। बताओ ये कोई भयंकर सवाल है क्या? भयंकर है क्या? बताओ तो। नहीं, आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है साहब। और तुम लोग घबराया मत करो। कल मैंने डांट दिया था एक बच्चे को, रिवीजन। अरे तुम अननेसेसरी के सवाल मत किया करो यार। तुमने एक मास्टर पे भरोसा किया तो उस पर भरोसा करो और पढ़ो अच्छे से। जितना करा रहा हूं उतना करो रिवीजन। तुम भोले बच्चे हो, मुझे डांटना नहीं चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में आया तुमने बोल दिया। लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि मैं जो पढ़ा रहा हूं सिखा रहा हूं वहां पे ध्यान दो। बाकी रिवीजन कराना मेरा काम है, मैं समय से करा दूंगा, वो मेरा काम है ना। तुम इतना क्यों परेशान हो भाई? सर हम तो ऐसे ही बोल गए थे, कोई बात नहीं, तो मैं भी ऐसे ही डांट दिया, बात बराबर। तुम ऐसे ही बोल गए थे, मैंने ऐसे ही डांट दिया। चल, रिवीजन कराना मेरा काम है, मैं कराऊंगा यार। एक आदमी पे भरोसा किया तो पूरी भरोसा कर, मतलब बढ़ना मत कर। सर भरोसा की बात नहीं है, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे। हाँ तो ठीक है, भरोसा की बात नहीं, मैंने ऐसे ही डांट दिया था, बात बराबर। बैलेंस, तूने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने ऐसे ही डांट दिया, बात बराबर। तो हम रिवीजन कराएंगे बेटा, आपको अच्छे से कराएंगे, असाइनमेंट भी देंगे। थोड़ा समय तो दो। और तुम 11th में हो, काहे चिंता कर रहे हो यार? तुम बस पढ़ो, घबराया मत करो। सर बहुत डर लगता है। इंसान हो ना, भगवान थोड़ी ना हो, डर लगेगा। सर ऐसा लगता है कि सर भूलते जा रहे हैं। हाँ बेटा, तो इंसान हो, शक्तिमान थोड़ी ना हो, ऐसा लगेगा। मुझे भी लगता है, मैं भी भूल जाता हूं। सर बार बार गलती हो जाती सवाल सॉल्व करने में। हाँ तो इंसान हो ना, होगी गलती, सबको होता है, आप यूनिक नहीं है। सबसे गलती होती है, सब लोग भूल जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप में कोई दिमागी दिवालियापन है, आप दिमागी रूप से विकलांग हैं, ऐसा नहीं है। सबको डर लगता है, क्योंकि सब इंसान हैं हम, सब लोग भूल जाते हैं, सब लोगों को डिमोटिवेशन होता है। आप यूनिक नहीं है। हमें बस ये करना है कि मेहनत करते रहना है। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं ना, मतलब सीक्रेट रिवील कर देता हूं। बार बार बच्चे पूछते हैं, एक ही बात पूछते हैं, सर डर लग रहा है, सर ऐसा लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं, सर डीमोटिवेशन हो रहा है। अरे सबको हो रहा है भाई, तू नया नहीं है। तू नया नहीं है, सबको हो रहा है। तो सर फिर अब
अब क्या करें? तुम पढ़ो, बस मेहनत करो, तुम 10 घंटे बैठो, पढ़ाई करो, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। सर रिवीजन करना ही बहुत जरूरी है। हाँ, रिवीजन करना बहुत जरूरी, हम कराएंगे आपको। पहले जो करंट चैप्टर चल रहा है वो पढ़ते रहिए। आपका 70% सिलेबस हो गया है मुश्किल से। इसके बाद फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, HSM वेव, 4 चैप्टर बचा है, ये भी खत्म हो जाएगा 1-1.5 महीने में। बीच में समय निकाल के आपको रिवीजन भी कराएंगे। सर टाइम बहुत लग रहा है, तो आज आपको नीट थोड़ी ना देना है, सवाल सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो नीट तो 2 साल बाद देना है। प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे टाइम भी इंप्रूव होगा। सर हम ब्लैंक हो जाते हैं जब सवाल देखते हैं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, होगा। अगर आप ब्लैंक हो गए हैं तो आपको 2 बार और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जाके करिए। हमारे पास क्यों आते हैं पूछने की, सर हम क्या करें? कोई नया सवाल पूछिए ना साहब, हम परेशान हो गए इस सवाल से, डर लग रहा है। अरे इंसान हो तो डर लगेगा, मर जाओ, मरने के बाद डर नहीं लगता। डिमोटिवेशन, और ये चीज सिर्फ तुम्हें नहीं हो रहा है, 100% बच्चे को हो रहा है। जो टॉपर भी है ना, जिसके 680 नंबर भी आ रहे हैं, उसको भी डर लगता है साहब, और जिसको 150 नंबर आ रहे हैं उसको भी डर लगता है। इंप्रूवमेंट दोनों को करना है। 350 नंबर आ रहे हैं उसको भी डर लग रहा, वो भी डिमोटिवेट हो रहा, वो भी भूल रहा, सब भूलते हैं साहब, सब लोगों को डर लगता है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की, थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस करने की, अपनी कमियों को पहचानने की और मेहनत करने की। इन सब चीजों के बावजूद जो लगातार मेहनत करते रहता है, संघर्ष करते रहता है, वो सक्सेस तक पहुंच जाता है। इन सब के बावजूद ये सारी चीजें सब में होती है, तो उसके बाद 2 स्टेज आता है। या तो बच्चा घबरा जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है और चीजें छोड़ देता है। या एक बच्चा होता है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा करते रहना होगा, थोड़ा थोड़ा करते रहना होगा, और जस्ट थोड़ा 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 जो करते रहता है वो उसका बढ़िया हो जाता है। टेस्ट के लिए रिवीजन नहीं हो पा रहा, तो देखो क्यों नहीं हो पा रहा। तुम्हारे जो वीक का शेड्यूल है उसमें से रोज 1 घंटा निकालो। टेस्ट का तैयारी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप टेस्ट के 4 दिन पहले से जाते हैं तैयारी करने, 3 दिन पहले तैयारी करने जाते हैं। तो भाई फिजिक्स है वो मजाक नहीं है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन सबको आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट के 1 हफ्ते पहले से ही, आपको पता होता है ऑलमोस्ट क्या क्या आने वाला है, तो वहां से तैयारी शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। रोज 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालिए, और याद रखिएगा फिजिक्स पहले रिवाइज कीजिएगा, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। अगर संडे को टेस्ट है तो फ्राइडे और सैटरडे को सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ ये समझ में आ गया। अब एक जोरदार सवाल है। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F इज अप्लाइड अलोंग अ रॉड ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया A। ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया A कहने का मतलब यह है कि जैसे तुम्हारा पेंसिल होता है ना, पेंसिल, तो पेंसिल को जब शार्पनर से छीलते हो तो बढ़िया आता है। हमारे पास, हम गरीब हुआ करते, तो हमारे पास ब्लेड होता था, ब्लेड समझते हो, जो बियर्ड ब्लेड आता है ना, तो हम पेंसिल को उससे शार्प करते थे। तो उससे होता क्या था, कभी कभी अगर ब्लेड ज्यादा लग गया ना तो पूरा टेढ़ा कट जाता था। ऐसा, ये देखो ऐसा कट जाता था। देखो ये तुम्हारा पेंसिल है, मान लो स्टार्टिंग में जब तुम इसको ब्लेड से ऐसे काट दिया, तुमने ऐसे काट दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो ऐसे बन जाएगा ये। अब इस सवाल में 99% बच्चे को कंफ्यूजन होता है, पहले बता देता हूं। बस थोड़ा सा एंगल का खेल है, बस एंगल देखना आ गया तुम समझ जाओगे। तो देखो ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए। नहीं, एक मिनट। ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए, ये वाला, ये ए वाला ए है। द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द सेक्शन PQ इंक्लाइन टू द ट्रांसवर्स सेक्शन इज इंक्लाइन टू द ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यहां पे ए। इसमें से ये वाला ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड ये काट लिया है, मतलब यहां से इसके प्लेन से थीटा एंगल यहां पे ऐसे काटा है। यही है ना, देखो यहां से प्लेन से थीटा एंगल ऐसे काटा है। इस पे फोर्स लग रहा है बेटा आपका आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ ऐसे लग रहा है, थोड़ा नीचे दिखा है बस मैंने। अब मुझे बस इतना बताओ, हाँ मैंने बोला ना 99% बच्चों का समझने के बाद भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो तुम स्टार्टिंग में कैसे सही कर लोगे। और मैं तुम्हारे थोड़ा पैटर्न भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम बहुत महाचोमू हो, एक दूसरे का आंसर कॉपी करते हो, मुझे समझ आ गया। एक गलत तो सब गलत, ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत है आंसर ये, ठीक है। आ गया, औकात समझ आ गई अपनी। अब आओ सीखते हैं। सुनो अब ध्यान से, ये वाला तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां पे ये वाला ए था। अब मुझे ये बताओ
कि अगर मैं इस पेंसिल को ऐसे काट दिया, रॉड को ऐसे काट दिया, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, ये वाला कि ये वाला? कौन सा एरिया ज्यादा होगा बेटा? ये वाला ज्यादा होगा कि जो इंक्लाइन थीटा एंगल पे काटा है वो ज्यादा होगा? बताओ कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा? नीलू, सचिन, पासी, तू पासी बनेगा, तेरे जीवन में और कोई काम नहीं है। डॉक्टर राज, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, फिर अब मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो यार? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मैं थोड़ा अलग टाइप का मास्टर हूं, पागल टाइप का हूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता चीजें। फालतू फालतू कमेंट मत किया कर, मैं जो पूछ रहा हूं वो बता। ए आंसर बता रहा है, ये गलत है, हो गया, संतुष्टि मिल गया, अपनी औकात में रहा कर बे। चिन्नी चोर, चल देख इधर, सवाल चोर, आंसर चोर, ऑप्शन चोर, चोर कहीं का। कौन सा एरिया ज्यादा है? इंक्लाइन वाला एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर इसके एरिया को मैं मान लेता हूं ए डैश, एज्यूम कर लेता हूं, इसके एरिया को मैं एज्यूम कर लेता हूं ए डैश, तो ए डैश का कंपोनेंट ए होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पे इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो हम कहेंगे कि ए डैश कॉस थीटा बराबर ए, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा बड़े वाले का लेते हैं। मान लो ये एरिया ए है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल वाला, एक हॉरिजॉन्टल वाला। बच्चे यहां पे कहते हैं सर हम कंपोनेंट लेंगे ए का ए डैश की तरफ, ले तो इस छोटू सा एरिया का इधर कंपोनेंट लेगा तो कंपोनेंट मेन एरिया से और छोटा हो जाएगा, तो इसका ए का कंपोनेंट ए डैश नहीं है, ए का कंपोनेंट ए डैश नहीं है ए का कंपोनेंट ए डैश नहीं है, ए डैश का कंपोनेंट ए है, तो ए डैश का कंपोनेंट ए है, तो ए डैश का वर्टिकल कंपोनेंट ए डैश कॉस थीटा बराबर ए होगा, तो ए डैश बराबर होगा ए बटा कॉस थीटा। चल ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्रांसवर्स एरिया आपका ए है और ट्रांसवर्स एरिया से थीटा एंगल पे जाके मैंने जो एरिया काटा है वो हो जाएगा आपका ए बटा ए डैश इज इक्वल टू ए बटा कॉस थीटा। ये बताओ समझ में आएगा नहीं? फिर से सी आंसर दे रहा है, ये भी गलत है। चल किस्मत ही खराब है तेरा। अब बता, हाँ इंक्लाइंड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। बस ये ऐसे जवाब दो ना, अच्छा लगता है सुन के, अच्छा महसूस होता है। ये कौन है? आराध्या कह रही सी, चप्पल मारूंगा निकाल के। ये समझ आ गया? ठीक है। अब हमें इस ए डैश पे द नॉर्मल स्ट्रेस निकालना सेक्शन पी क्यू के। देखो ये वाला पी क्यू, देखो ये सेक्शन पी क्यू है, सवाल में देखो ये पी क्यू है। इस पी क्यू सेक्शन पे ये पी और क्यू नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, इधर 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 मुझे फोर्स चाहिए, तो इस फोर्स का कंपोनेंट हमें इधर लेना पड़ेगा। अब इस फोर्स का कंपोनेंट इधर क्या होगा, तो हमें एंगल देखना पड़ेगा। ये एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बनेगा। इसको देखने के लिए थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इधर फोर्स लग रहा है आपका एफ, ये एंगल थीटा आपका दिया हुआ है, इस तरफ ये एंगल क्या होगा बताइए बेटा, अच्छे समझिएगा। ये एंगल अगर आपका थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका थीटा दिया हुआ है वर्टिकल से, यहां से ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर? 90 माइनस थीटा। एक मिनट यार रुको, समझाऊं थोड़ा सा, इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमें ये वाला फोर्स निकालना है, इस तरफ वाला फोर्स एफ डैश निकालना है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया एफ डैश, तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? ये एक लाइन बना लो तब फील आएगा। एक लाइन बना लो, ये एंगल है आपका थीटा, ये दिया हुआ है, और इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं आप एफ। तो मुझे ये बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? आराम से आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फील करिएगा बेटा प्लीज। तुमने ये फोर्स कहां लगाया सर? एक्स एक्सिस में लगा हमने फोर्स। कहां लगाया ये फोर्स? एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया, तो एक्स एक्सिस की तरफ इस लाइन पे फोर्स लग रहा है। ये वर्टिकल से इस प्लेन का एंगल थीटा दिया हो, तो ये क्या होगा सर? ये 90 माइनस थीटा होगा। तो नॉर्मल की तरफ देखे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ देखे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आराम से समझिएगा। मैं फोटो फिर से बना देता हूं, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। मैं फोटो फिर से बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अच्छा सवाल है तो समय देना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल आप सीख जाएंगे ना, कर लेंगे ना, तो आपको खुद में एक प्राउड जैसा महसूस होगा। ये सेक्शन है पी क्यू, और यहां से ये क्रॉस सेक्शन एरिया था ए, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने ए डैश माना है, और यहां पे जो मैंने फोर्स लगाया देखिएगा,
ये एक्स एक्सिस में फोर्स लगा एफ। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो इस ए डैश का कंपोनेंट थीटा एंगल की तरफ हम लेंगे तो आएगा ए कॉस थीटा। तो ए डैश कॉस थीटा मतलब ए डैश कॉस थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो ये समझ आ गया था। अब फोर्स एक्स एक्सिस में अपन ने एफ लगाया, इधर फोर्स मैंने एफ लगाया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 होगा, तो ये प्लेन से बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरफ ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो एफ का ऊपर कंपोनेंट आएगा आपका एफ कॉस थीटा। ये नॉर्मल फोर्स लगा है, एफ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका एफ डैश। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस लिखेंगे, फोर्स आएगा एफ कॉस थीटा, फोर्स आपका आएगा एफ डैश बटा ए डैश। देखिए ये आपका एरिया ए डैश और फोर्स है आपका इस तरफ है एफ डैश। तो एफ डैश फोर्स आएगा एफ कॉस थीटा और एरिया आएगा ए बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा एफ बटा ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए समझ आए कि नहीं? मुश्किल है, मैं मान रहा हूं मुश्किल है। ये देखिए सवाल है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहां से थीटा एंगल पे ये पी क्यू सेक्शन बनाया है, ये सवाल है आपका। तो देखिए वर्टिकल से ये पी क्यू जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसके नॉर्मल की तरफ ये एंगल क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो होगा एफ कॉस थीटा और एरिया हो जाएगा आपका ए बाई कॉस थीटा। है ना? समझ आया कि नहीं आ गया? हाँ समझ आ गया, पूरा फेल आ गया, चमक गया, समझ आ गया। बेटा मुश्किल सवाल है, इसको एक बार और करता हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बार और करता हूं। चल समझ आएगा, 200% समझ आएगा, चिंता मत कर। सब मिटा दिया मैंने, सब मिटा दिया मैंने। एक बार और कर देता हूं, सुन। ये है तुम्हारा पी क्यू सेक्शन, थोड़ा बड़ा बना लेते। ये पी क्यू सेक्शन है, ये पी क्यू सेक्शन है, ये बन गया, ये बन गया। इसको यहां पे फिक्स किया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसको मैंने मान लिया ए डैश, इसको मैंने मान लिया ए डैश। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें पता है कि अगर ये ए डैश है तो इस थीटा एंगल पे, वर्टिकल एंगल पे, ये जो ए डैश है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये ए होगा। तो इसका कंपोनेंट इधर बताओ क्या होगा? ए डैश, क्योंकि ये बड़ा है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं ए डैश कॉस थीटा बराबर ए। तो ए डैश बराबर आएगा ए बटा कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है तो बता। हमेशा कंपोनेंट हम बड़े वाले का लेते हैं, हमेशा कंपोनेंट, बिल्कुल एम आर स्टार प्रॉब्लम कर देते हैं इसको एम आर स्टार प्रॉब्लम करते हैं। हमेशा कंपोनेंट हम बड़े वाले का लेते हैं, तो हमने बड़े वाले का कंपोनेंट लिया। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है। ये पीक्यू सेक्शन है तुम्हारा, यहां पे अलग से बनाएंगे हम। ये एंगल है थीटा, फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो ये तो प्लेन के पैरेलल नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो हमें इस फोर्स का कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा इधर। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा बराबर एफ डैश। तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है एफ डैश, उसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर होता है एफ डैश। इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो एफ डैश है, इधर जो फोर्स लगेगा एफ। तो नॉर्मल स्ट्रेस लेने में हम क्या लेंगे? एफ डैश। और एरिया क्या लेंगे? ए डैश। एफ डैश की वैल्यू बोलो एफ कॉस थीटा और ए डैश की वैल्यू बोलो ए बाई कॉस थीटा। तो नीचे वाला कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा बटा ए। ये आपका जवाब आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें बस कंपोनेंट किसका लेना है, एंगल किस तरफ होगा, ये सारी चीजें देखनी थी। एआईपीएमटी 2014 का भी सवाल है। एक मिनट, इस सवाल को करने से पहले हम यहां आते हैं थोड़ा सा। मुझे बस इतना बताइए कि एक हमने मान लीजिए वायर लिया, मासलेस वायर लिया और इसको वर्टिकली हैंग कर दिया। इसका लेंथ था एल, एरिया था ए, यंग मॉडुलस है गामा। अब इसमें इलोंगेशन कितना होगा? सॉलिड फील आ गया। अब इसमें इलोंगेशन कितना होगा? ठीक है बेटा, थोड़ा समय लगा लिया हमने। मुश्किल से कितना समय लगा होगा? ज्यादा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन फील आया ना? ये सवाल जब आप करेंगे अपने दोस्तों के बीच में बैठ के तो सर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने ऐसे सवाल किए हैं। बता इसमें इलोंगेशन कितना होगा? तो साहब इसमें इलोंगेशन होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि तो मासलेस है, इसका खुद का तो कोई मास है नहीं, खुद की तो औकात इसकी है नहीं कुछ भी। अच्छा, अब यहां पे मान लीजिए मैंने मास हैंग कर दिया एक एम का।
अब क्या होगा, तो सर चूंकि ये मासलेस है तो यहां पे जो टेंशन क्रिएट होगा ऊपर की तरफ वो एक्सटर्नल फोर्स mg के बराबर होगा, क्योंकि नीचे लग रहा है mg। तो क्या इस मासलेस रॉड के हर पॉइंट पे टेंशन बराबर होगा? हां, T इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ रॉड, क्योंकि मासलेस है ना, खुद का तो मास है नहीं, यहां पे मास mg लगा है तो इसमें नीचे mg फोर्स, तो ऊपर टेंशन लगना चाहिए T। तो ये रॉड इस पे लगा है टेंशन T, तो ये रॉड पे कितना लगाएगा? नीचे टेंशन T लगाएगा। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन कितना हो जाएगा? इलोंगेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा एल बराबर एफ एल बाई ए गामा। फोर्स हो गया mg, रॉड का लेंथ हो गया यहां से यहां तक, टोटल इनिशियल लेंथ l डिवाइडेड बाई ए गामा, आंसर आ गया। इसमें कोई खास बात तो है ही नहीं, इसमें कोई खास बात तो नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, इफ वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द rod is constant, then elongation is directly proportional to L, or elongation is directly proportional to L square। बहुत समस्या है भाई क्लास लेने में। 9:30 9:30 PM मैम, क्योंकि मैंने बच्चों को बता दिया पहले से कि 9:30 PM पे होगी, नेक्स्ट टाइम से जल्दी कर लेंगे। चलो, एल डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल की प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो उसमें लिखा है कि अगर मैं ये स्टेटमेंट जोड़ दूं कि वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, अगर मैं स्टेटमेंट जोड़ देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट है, रॉड का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो साहब वॉल्यूम तो है ही नहीं कहीं यहां पे, हाँ नहीं है, तो मैं वॉल्यूम लाना पड़ेगा। और वॉल्यूम कैसे लाओगे? हम ले आएंगे, हम लाएंगे। देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू mg एल बटा ए गामा। अब मैं अगर यहां से लिख देता हूं कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सर डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल दिख तो रहा है, दिख रहा है बेटा, लेकिन बाकी चीजें कांस्टेंट होगा तब तो मैं प्रोपोर्शनल टू एल बोलूं। रामलाल गजोधर, एक बात बता, अरे मास नहीं, हम इस रॉड की इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, मास एक्सटर्नल वेट की वजह से है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। मास को छेड़ दूं क्या? बता, मास को मैं छेड़ दूं क्या? मास तो इसका है, रॉड मास तो बस फोर्स लगाने आया है, यहां पे मास वास को कुछ नहीं करना। अरे तुम्हारी क्लास नहीं चलेगी 9:30 से, 9:30 से क्लास स्टार्ट होगी, दंगल चलेगा। क्लास नहीं चलेगी, वो दंगल चलेगा। तू अभी छोटा बच्चा नहीं समझेगा, तू पढ़ अभी। हां, डायरेक्ट डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल लिखता हूं ना, तो इशू आएगा कि ये एरिया कांस्टेंट नहीं है, मास तो कांस्टेंट ही है। मैं समझाता हूं, देखो ये बेटा मास है एक्सटर्नल लोड का, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का, ये रॉड का मास नहीं है। मास तो इसलिए लगाया है कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स है, तो mg, लेंथ l, a और गामा कांस्टेंट। अब मैं डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं। तो एक काम करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा mg एल स्क्वायर बटा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू गामा। इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं। ये एक्सटर्नल लोड mg, वॉल्यूम v कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब अगर आप यहां पे ग्राफ बनाएंगे डेल्टा एल और एल का, तो कैसा ग्राफ बनेगा? मतलब इलोंगेशन लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? तो बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? डेल्टा एल वर्सेस एल का ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखिए डेल्टा एल वाई पे आ गया, एल पे एक्स एक्सिस पे हमने एल रख दिया, इसका एक्स स्क्वायर है,
तो y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा होगा, पैराबोलिक ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कूट दूंगा अगर गलत जवाब दिया तो, डेल्टा एल और एल स्क्वायर का, तो ये पैराबोला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार, वेरी गुड। ये बता ग्राफ कैसा बनेगा? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो बताइए ग्राफ कैसा बनेगा, बताइए ग्राफ कैसा बनेगा, बताइए, ये बताइए प्लीज। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है साहब, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब चलो ये सवाल पढ़ो, इन्होंने क्या पूछा था, AIPMT 2014, सेम सवाल पूछा है ना, लेकिन ये सवाल है बढ़िया, आसान सवाल नहीं है, इसलिए इसको मैंने खोपचे में ले जाके उधर थोड़ा समझाया। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V, देख पहले लाइन में लिखा है फिक्स्ड वॉल्यूम V, जब लिखा होगा तो हमें वॉल्यूम फिक्स एज्यूम करना पड़ेगा। ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L, व्हेन वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F, then extension produced in a wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? बी आंसर हो जाएगा, बताइए प्लीज, क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। समझ आया? पहले एक पेज पहले ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए, when a block of mass m suspended by a long wire, when a block of mass m suspended by a long wire of length L, एक लॉन्ग वायर है L लेंथ का, L लेंथ का, लॉन्ग वायर L लेंथ का, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स कैपिटल L प्लस स्मॉल l, द इलास्टिक पोटेंशियल, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी कहां, थोड़ा पेशेंस रख भाई, थोड़ा सा रुक रुक रुक, इलास्टिक पोटेंशियल नहीं तो बाद में आएगा। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, निकल निकल यहां से, निकल निकल निकल, अभी रुक अभी रुक अभी रुक। चल एक बढ़िया सवाल दूसरा कराता हूं, मान लो बेटा यार, जबकि होना चाहिए था ये सवाल, एक मिनट कहां गया, ये रहा ये रहा ये रहा। चलो ये देखो, अभी पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट करेंगे हम अभी। ये देखिए, अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एरिया ए, लेंथ एल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल एंड वेट डब्ल्यू, इसका वेट डब्ल्यू है। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, यंग मॉडुलस ऑफ द रॉड इज वाई, then elongation produced in a rod is, elongation produced in a rod is, खुद के वेट की वजह से इसमें कितना elongation पूछा है वो बताइए। हाँ गजब टू चोमू टाइप बच्चे हैं एकदम जोरदार। 9:30 PM मैम, क्योंकि ये तो मैं बताऊंगा ना कि कितने में लेना, मैंने पहले बच्चे को बता दिया था। एक काम करिए, क्लास कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी क्लास, मैं बाद में देखूंगा। धन्यवाद। बताइए क्या होगा आंसर? बच्चे कह रहे ए होगा, बी होगा। अब सुनो ध्यान से, टेंशन एट ऑल पॉइंट विल बी डिफरेंट, टेंशन एट ऑल पॉइंट विल बी डिफरेंट। हर पॉइंट पे टेंशन थोड़ा थोड़ा अलग होगा।
टेंशन एट ऑल पॉइंट विल बी डिफरेंट। हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि इसका वेट जो फोर्स है, वेट वो यहां पे टेंशन अलग प्रोड्यूस करेगा। यहां पे टेंशन उतना ही होगा जितना नीचे वाला ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लाएगा। यहां पे टेंशन 0 होगा, यहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा। हर पॉइंट पे टेंशन अलग है, तो हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग आएगी। अब हर पॉइंट पे अगर स्ट्रेस की वैल्यू अलग आएगी तो फिर हमें इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। या हम इसको आसानी से समझें तो एक जोरदार तरीका जो मैंने आपको बताया था वही यहां पे लग जाएगा। क्या सर? यहां पे एग्जैक्टली टेंशन है 0 और यहां पे एग्जैक्टली टेंशन mg के बराबर। जा जी ले जिंदगी। और इसका सॉल्यूशन देख लेना इथरनेट पे देख लेना इसका सॉल्यूशन। आंसर देख, इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बटा 2 L बटा ए गामा। एक तरफ mg वेट और दूसरी तरफ 0 प्लस वेट बाई 2 L बटा ए गामा। तो आंसर हो जाएगा WL बटा 2a गामा। ये आंसर हो गया। इसको दूसरे मेथड से भी कराता हूं, सेकेंड मेथड। एमा स्टार से तो करा ही है, इसको दूसरे मेथड से भी कराता हूं। देख, क्या पूरे रॉड पे जो एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है उसको मैं मान सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ ही तो मानते हैं। तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि वेट के बराबर होगा। तो यहां पे टेंशन लग रहा, अब यहां पे टेंशन लग रहा तो इफेक्टिव लेंथ तो इसका L/2 हो जाएगा। हाँ, इफेक्टिव लेंथ L/2 हो जाएगा। अब बताओ इसमें इलोंगेशन कितना होगा? तो सर फोर्स mg और लेंथ L/2 ए गामा। ये हो गया। दो मेथड से करा दिए साहब। अब तो थोड़ा समझ आया होगा। बाकी ये तो अपना एवरग्रीन है ही, MR स्टार जोरदार। MR स्टार जोरदार, ये तो अपने पास है ही। बताइए फील आया कि नहीं है? अगर आया तो एक सवाल हम और करना पसंद करेंगे। एक सवाल और करना हम पसंद करेंगे। ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ L, एरिया है A, यंग मॉडुलस है गामा। यंग मॉडुलस है गामा। मास है एक बच्चा कह रहा है कि सर हो सके तो टेस्ट सिलेबस रिड्यूस कर दीजिए। वी आर रिक्वेस्टिंग हम्बलफुली। तो तू क्या मेरे से धमकी देगा क्या? मुझे बता। नहीं, तू ये बता, तो हम्बली रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या मुझे धमकी देगा कि ओए मार टेस्ट सिलेबस कम कर दे? धमकी देगा क्या? ये बताने की जरूरत नहीं कि तू मेरे से रिक्वेस्ट ही कर रहा है। अब सुन मेरी बात, मैं भी तुमसे हाथ जोड़ के पैर पर की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ ले, चल जा पढ़ ले। सर लेकिन नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, 4 नंबर कम आ जाएंगे ना, पढ़ ले। सर पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा तो एक काम कर, सारे फॉर्मूले तो रट पाएगा, उतना पढ़ ले, जा। उतना ही पढ़ ले, जा। चले इधर। और क्या बताने की क्या जरूरत है कि वी आर रिक्वेस्टिंग वेरी हम्बलफुली। धमकी देगा क्या मुझे? टेस्ट सिलेबस कम कर दो। बच्चों ने दिया MR सर को धमकी, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अबे मर जाएगा, ऐसी कुपोषण का शिकार है, भूखा नंगा भिखारी टाइप बच्चे। MR डोंट टेक सजेशंस, MR ओनली गिव सजेशंस। चलिए बता, खुद का मास इसका है। और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया कैपिटल M मास का। अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ। लेंथ L, एरिया A, यंग मॉडुलस गामा, मास M और कैपिटल M मास है। ये दोनों अलग है ना बेटा, ये कैपिटल M मास है। थोड़ा सा अच्छे से बोल्ड तरीके से लिख देता हूं, ये कैपिटल M मास है ब्लॉक का, और रॉड का मास है स्मॉल m है। बताइए इसमें इलोंगेशन कितना होगा? इलोंगेशन कितना होगा? इलोंगेशन होगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg बाई 2। अरे पिछले वाले में g लगाया था कि नहीं? हाँ लगाया था भैया।
मुझे लगा जी गायब कर दिया, हाँ इसमें वेट था इसलिए जी नहीं लगा, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। एल बटा ए गामा, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू ओ हो एल जी बाई ए गामा। बताइए कितने लोगों को ये समझ आया? अरे बहुत जबरदस्त, सृष्टि संबाहो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जोरदार एकदम। जोरदार एकदम, आया 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 आया, पकड़ के रख लेना, जाने मत देना। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया? चमका क्या? चम चम चमका चमका चमका, चामा 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 चामा। अब ये सवाल है, इसको करते हैं, चलो इसको करते हैं, मजा आएगा। When the length of wire, the length of wire, when कहां लिखा भाई, अंग्रेजी बहुत खराब है। The length of wire when M1 is hanged from it is L1 and L2 when both M1 and M2 is hanged, then natural length of the wire। अब मुझे ये बताओ कि वायर का लेंथ कितना है? सॉरी, वायर का लेंथ तो L है, नहीं 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 है, यही तो पूछा है, द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर ही तो पूछा है। अच्छा ये पूछा है, ठीक। वायर का मास कितना है? सर नहीं बताया, तो मासलेस लोगे। वायर का मास जब नहीं बताया तो मासलेस लोगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फोर्स 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 लग रहा mg, m1g, सिर्फ m1 हैंड है, कांस्टेंट के लेंथ है L1 माइनस नेचुरल लेंथ L0, ये आ जाएगा। अब दोनों जब हैंग हो गया है तो m1 प्लस m2g, दोनों मास मिलके, और दोनों मास मिलके नीचे ही हैंग्ड है, इज इक्वल टू k L2 माइनस L0, डिवाइड कर दो। अब इसमें पता है बच्चे क्या बोलेंगे? इसमें पता है बच्चे क्या बोलेंगे? सर 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 अभी तो आपने इलोंगेशन का फॉर्मूला कुछ दूसरा लिखा था, ऐसे वाला। इलोंगेशन का फॉर्मूला तो आपने कुछ ऐसे वाला लिखा था। सर ऐसे वाला लिख के दिखाओ। वही है बे बकलोल, वही है डेल्टा एल, वही है, देख डेल्टा एल बराबर फोर्स और इधर के में वही आएगा, ठीक है ये। अब इसको डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। m2 L1 माइनस m1 L2 बटा m1 प्लस m2। हाँ अरे भाई दोनों सेम ही है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है, बहुत मारूंगा। चल, अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू द वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन, subjected to the volumetric compression decreases its each side by 2%, then bulk strain produce in it, bulk strain produce in it। बताओ आंसर सी। हर एक साइड में जो फ्रैक्शनल चेंज आया है वह है डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 2%। परसेंटेज हटाओगे तो ये हो जाएगा 0.02। अब तुमसे पूछा है कि बल्क स्ट्रेन कितना होगा। साइड में अगर इतना फ्रैक्शनल चेंज है तो बल्क स्ट्रेन होता क्या है? बल्क स्ट्रेन क्या होता है? सर डेल्टा वी बाई वी, तो वी इज इक्वल टू एल क्यू तो आएगा। हाँ, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, तो कुछ नहीं करना, इसका 3 गुना कर दो तो ये आंसर आ गया। एकदम ही टाइम पास सवाल, बकवास, बेकार। आगे बढ़िए। What is the percentage increase in length of a wire of diameter 2 mm? डेल्टा एल बाई एल पूछा है, डायमीटर 2 mm दिया हुआ, ठीक है ना, रेडियस निकल जाएगा, 2.5 mm दिया हुआ। स्ट्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ 100 kg वेट। 100 kg वेट फोर्स का मतलब हो गया, एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन। 1 kg वेट इज इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर इज दिस, देन परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। बहुत इजी है, F बटा A इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल पूछा है, तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू F बटा A गामा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ आ जाएगा। F हमें पता है, एरिया हमें पता है, गामा पता है, 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा। आयुष पांडे कह रहे सर समझा रहे हैं कि खुद सॉल्व कर रहे हैं?
एक्चुअल में मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूं बेटा ये तो, क्योंकि इसको तो मैंने 25 बार समझा दिया है, तो इसको मैं खुद ही सॉल्व कर रहा था। ये सही बात है, इसमें क्या समझाऊं? क्या मैंने आपको यंग मॉडुलस नहीं समझाया? समझाया सर। क्या मैंने स्ट्रेस समझाया, हुक्स लॉ समझाया? हाँ समझाया। और इस पे 20 सवाल कराया क्या? हाँ 20 सवाल कराया। तो ये मैं खुद ही सॉल्व कर रहा था, मैं समझा तो नहीं रहा था। वेरी मच अंडरस्टूड। यस यू आर राइट मैन, यू आर राइट। ये तुम्हें करना था, मैंने तो खुद करके भी तुम पे एहसान किया है। मैं ये खुद करके तुम पे एहसान किया है, एक सवाल और प्रैक्टिस करा दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। चोमू कहीं का। यह है बेटा जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब इसमें जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कई सारे लिमिट्स में बनते हैं। कई सारे लिमिट्स का मतलब क्या है? तो कई सारे लिमिट्स का मतलब यह है कि ये रहा बेटा स्ट्रेस और ये रहा आपका स्ट्रेन। हालांकि बेइज्जती करने के बाद बुरा तो बुरा लगता होगा, तुम्हें दिल से बुरा लगता होगा, है ना? तो सवाल ही ऐसे करता है, तो सवाल ही ऐसे करता है। देख, अब मान लो इसका टोपी रामलाल का टोपा चला गया कहीं, अब मुझे पता नहीं चल रहा, मैं ढूंढ के कहां से लाऊं, देखता हूं। इसका टोपा मिलना चाहिए, मैं देखता हूं। वेट 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 वेट, अरे यार रामलाल का टोपा कहां चला गया? आई लॉस्ट हेड ऑफ रामलाल्स, आई लॉस्ट मैन। चलो, 2 रामलाल थे, दूसरे वाले बैच को पढ़ाया था, उनका भी पैर बचा है रामलाल का, और इस रामलाल का भी पैर बचा। अब देख, मान लो कि मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के कुछ स्ट्रेन डेवलप करता हूं। वो साफ सफाई करने वाली जो आंटी आती है ना, वो रामलाल का टोपा साफ करके चली गई, मतलब उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब क्या करें? अब ये देख, ध्यान से देखना। अब इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेन करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा खींचता हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने थोड़ा स्ट्रेन दिया, तो इसमें थोड़ा स्ट्रेस आएगा, और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये फिर से वापस चला जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ बना, इसको कहते हैं हम, यहां से यहां तक, ये O से लेकर के ये A पॉइंट तक जो ग्राफ बनता है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्या होता है बेटा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से OA इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां पे हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तभी तो ये ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन बना, एकदम सीधा। OA ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन बना है। ये देखिए, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बना है OA तक। O से A तक ग्राफ एकदम कैसा बना है? सीधा बना है। समझ में आया कि नहीं है? देखिए, ग्राफ एकदम ये स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा बना है, देखिए O से। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा ना जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन यहां पे, स्ट्रेस यहां पे, दोनों का पावर 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां पे जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है O से B तक, B पे एग्जैक्टली एंड पॉइंट, इसको कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड फ्रॉम A टू B, जिसमें A से B तक हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड।
ओ से बी में दो सेक्शन होंगे बेटा, ओ से ए प्लस ए से बी। तो ए से बी के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, यहां से यहां तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये इलास्टिक लिमिट है। यहां पे जो इलास्टिक फोर्स होगा, इलास्टिक फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। यहां से भी ओ से ए तक जो सॉलिड है वो एग्जैक्टली रीगेन इट्स शेप, एग्जैक्टली रीगेन इट्स शेप। solid will exactly regain its shape up to a point up to yield point B। सुनना ये क्लियर डायग्राम बगल में इसलिए तो मैं बना रहा हूं, क्लियर डायग्राम ये किताब वाला उठाया है, क्लियर डायग्राम मैं बना रहा हूं। देखो ये स्ट्रेन है तेरा और ये स्ट्रेस है। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ये तो कहता है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? एकदम सीधा। तो बनता है एकदम सीधा। ओ से ए तक ग्राफ कैसा बनता है? एकदम सीधा बनता है। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से ज्यादा स्ट्रेन डेवलप करने की कोशिश करूंगा। यह सिर्फ 1% से कम तक होगा। अगर मैं 1% से ज्यादा ले जाने की कोशिश करूंगा इधर, तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। यहां पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो ए से बी तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हुक्स लॉ तभी तक वैलिड होगा जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। तो ग्राफ ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन बना है तो हुक्स लॉ वैलिड है। उसके बाद एक पॉइंट आता है बी। तो ए से बी के ग्राफ थोड़ा बेंड हो जाता है, मतलब वहां पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन वो इलास्टिक लिमिट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन वहां से ऑब्जेक्ट अपने शेप को रीगेन कर लेता है। बात है सर क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि बेटा इलोंगेशन हम ज्यादा कोशिश करोगे ना देने की तो स्ट्रेस उतना डेवलप नहीं हो पाता है, कम स्ट्रेस डेवलप होता है। देखो तो ग्राफ थोड़ा नीचे बेंड हो गया। स्टार्टिंग में तो उतना ही स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन बाद में स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। अब उस एक पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट, उसको अगर क्रॉस करके और ज्यादा स्ट्रेन तुमने डेवलप करा दिया, और ज्यादा स्ट्रेन डेवलप करा दिया, तो आ जाता है प्लास्टिक लिमिट। यह आ जाता है बेटा प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट में ऑब्जेक्ट अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। अब देखना मैं तुम्हें एकदम फील करा के दिखाता हूं। मतलब रामलाल तुम्हें समझाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे देगा, कुर्बान हो जाएगा। अब तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए रामलाल अपनी जीवन न्यौछावर कर दिया तुम्हारे लिए। देख समझाता हूं। अगर इसमें थोड़ा इलोंगेट करूं छोड़ दूं तो वापस आ गया, थोड़ा और इलोंगेट करूं छोड़ दूं तो वापस हो गया। अब एक यील्ड पॉइंट के बाद अगर इलोंगेट कर दूं, देख यहां तक इलोंगेट किया तो देख अब ये भी अपने शेप में वापस आ गया। और ज्यादा इलोंगेट करूंगा तो और अपने शेप में वापस आ जाएगा। अब एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पे ये इलोंगेशन के बाद वापस नहीं आ पाएगा। देख अब मैंने यहां तक इलोंगेट किया, देख यहां तक इलोंगेट किया, अब छोड़ रहा हूं, वापस आया ही नहीं। छोटे चेंज में, छोटे से स्ट्रेन में, स्ट्रेन जब कम होता है, देखो इधर स्ट्रेन मैंने प्लॉट किया, स्ट्रेन जब कम होता है तो अपने शेप को एग्जैक्टली रिगेन कर लेता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद, आफ्टर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट क्या होता है भाई साहब? एक नाम है यील्ड पॉइंट, जिसके बाद कंजर्वेटिव नेचर खत्म हो जाता है, अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है, वो प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है ना। मतलब ओ से सी तक, एक्चुअल में ओ से सी तक, यहां पे यील्ड पॉइंट के बाद कंजर्वेटिव लिमिट खत्म हो जाता है। सॉरी, आफ्टर ई कंजर्वेटिव लिमिट खत्म हो जाता है। बी से सी तक तुम्हारा होता है इन इलास्टिक लिमिट। इन इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट और आता है बीच में, इन इलास्टिक लिमिट, जो अपने शेप को थोड़ा बहुत रिगेन कर पाता है। आफ्टर सी स्टार्ट होता है प्लास्टिक लिमिट। अपने शेप को वो रिगेन नहीं कर पाता है, अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। अब समझ,
नहीं कैसे आएगा समझ? थोड़ा सा पेशेंस तो रखा कर, ऐसा थोड़ी ना स्टार्ट किया और तुम्हें सब समझ आ जाए। गधा कहीं का। गजब हो बे। मतलब अगली मैंने टॉपिक स्टार्ट किया और तुम्हें सब समझ आ जाना चाहिए। अबे पढ़ाने तो दे, पढ़ाने तो दे। देख इधर, पहले आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां पे हुक्स लॉ वैलिड है। बोल, पहला ग्राफ कैसा बनेगा? एकदम सीधा रेखा, सीधी रेखा बनेगी एकदम। रेखा एकदम सीधी है, कहां तक? ओ से ए तक। तो जहां तक रेखा सीधी होगी उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट जहां पे हुक्स लॉ होता है वैलिड, हुक्स लॉ होता है वैलिड, वहां पे शेप एग्जैक्टली रिगेन कर जाता है। लेकिन थोड़ा उसके आगे जाने के बाद, थोड़ा उसके आगे जाने के बाद रेखा थोड़ी लेट जाती, रेखा सीधी नहीं रह पाती। अब रेखा कब तक सीधी रहेगी? रेखा को खींचते जाएगा और रेखा सीधी रहेगी। थोड़ा चेंज लाओगे तो रेखा सीधी रहेगी, ज्यादा चेंज लाओगे तो रेखा लेट जाएगी। तो देखो यहां पे रेखा लेट गई, लेकिन रेखा में इतनी हिम्मत है कि वो अपने शेप को एग्जैक्टली रिगेन कर लेती है। इसलिए ओ से बी के लिमिट को हम कहते हैं कंजर्वेटिव लिमिट। कंजर्वेटिव लिमिट, एग्जैक्टली शेप रिगेन होगा, एग्जैक्टली शेप विल रिगेन, शेप विल रीगेन। इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव। रेखा थोड़ी लेट गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर थोड़ा और खींचते हैं रेखा को, रेखा को थोड़ा और खींचते हैं। अब रेखा को थोड़ा और खींचोगे तो आ जाएगा इसका बी है एल्ड पॉइंट, जहां पे कंजर्वेटिव मतलब इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव रहता है, एल्ड पॉइंट। अब सी, तो बी से सी में ये इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक लिमिट। अब रेखा अपने शेप को एग्जैक्टली रीगेन नहीं कर पाएगी। अब तो इसको खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, यहां तक खींच दिया। अब पूरा का पूरा शेप रीगेन नहीं होगा, थोड़ा सा शेप रीगेन हो जाएगा। लेकिन तू और रेखा को खींच देगा तो क्या होगा बता? क्या होगा बता? सर और खींच दोगे तो इस लिमिट में रेखा चली जाएगी, तो यहां से रेखा अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकती है। तो रेखा को, लाइन को तू और खींचेगा, लाइन को तू और खींचेगा। देख, लाइन को तूने और खींच दिया मान ले, तो ये हो जाएगा तेरा प्लास्टिक लिमिट। ये क्या हो जाएगा? सीडी, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। अब सर प्लास्टिक लिमिट में क्या हुई? प्लास्टिक लिमिट में शेप रिगेन ना हुई। अब तू रेखा को और खींच। गजब बकलोल है यार, खींचे जा रहा है, रेखा भोली है और तू खींचे जा रहा है उसको। रेखा को और खींच तो क्या होगा बता? सर रेखा को और ज्यादा खींचेंगे तो अब रेखा टूट जाएगी। हाँ, रेखा टूट जाएगी। नो शेप रिगेन, रेखा क्या होगा? टूट जाएगी। तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा रेखा का। तो ये जनरल ग्राफ है। अभी तक हम हुक्स लॉ यहां से यहां तक ही वैलिड है, इसीलिए हम इसी रीजन में पढ़ रहे थे और सवाल कर रहे थे। लेकिन आगे जाने पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, लेकिन फिर भी शेप रिगेन हो जाता है। हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है लेकिन शेप रिगेन हो जाता है। तो यह आएगा इसका ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चुअल पॉइंट। रेखा क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। लेकिन सारी रेखा एक ही जैसी होगी जरूरी नहीं है। कुछ रेखा ऐसी भी होगी जो एकदम जिद्दी होगी, बोले खींच ले, चल देखती हूं तेरी औकात कितनी है, मैं नहीं टूटूंगी। तो ऐसी रेखा जो नहीं टूटती है, जिसका सीडी लार्ज होता है, प्लास्टिक लिमिट लार्ज होता है, उसको कहते हैं डक्टाइल रेखा। सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो कि फिजिक्स, ये बायोलॉजी वाला फिजिक्स है। और सीडी अगर स्मॉल है तो ये होता है ब्रिटल रेखा। दो तरह के क्रिस्टल के नाम है ये। रेखा बोल रही चल खींच ले, खींच देखती हूं मैं आज, खींच, लगा दम, लगा दम, खिंचती चली जाएगी रेखा, टूटी नहीं रेखा, खिंचती चली जाएगी। बहुत लंबे दूरी तक रेखा खींच गई तो उसको कहते हैं हम डक्टाइल रेखा, एकदम डक्टाइल है रेखा, डक्टाइल है। और अगर जल्दी टूट जाए रेखा, उसका फ्रैक्चुअल पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल। अब भिन्न भिन्न किताबों में, अलग अलग किताबों में रेखा का रूप अलग अलग होगा। अब सारी रेखा एक जैसी तो नहीं दिखती, तो ये ग्राफ अलग अलग तरीके का टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना होगा, लेकिन इन सब ग्राफ में एक चीज कॉमन होगा, ये यहां तक। उसके बाद एकदम एकदम ऐसा बनाते जैसा लकवा मार गया हो रेखा को,
रेखा को लकवा मार के ऐसा ग्राफ बना देते, लकवा मतलब समझता है, ऐसा ग्राफ बना देते हैं। किताबों में देखोगे ना, पता नहीं एनसीईआरटी में कैसा ग्राफ बनाओ, ऐसा हूं, ऐसा ग्राफ बना होगा, देख ऐसा ऐसा। भाई ग्राफ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा किसी अजीब अजीब तरह का ग्राफ बनाया होगा। लेकिन तुम्हें इसमें घबराना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। इस सब में क्या होता है कि पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, पहले आता है सीधा ग्राफ, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट जहां पे खत्म होता है, उसके बाद आता है तुम्हारा इन इलास्टिक लिमिट, और उसके आता है प्लास्टिक लिमिट। अब इस पे सवाल पूछते हैं कई सारे विन विन तरह के। पैरालाइज, हाँ पैरालाइज, इस तरह के ग्राफ होंगे तो घबराना मत कि मास्टर ने तो ये कराया था, मास्टर ने किताब में से लेके आया वो तो ऐसा था, फ्रैक्चुअल पॉइंट देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट है। लेकिन अब यहां पे मास्टर कुछ अलग तरह का करा रहा है, किताबों में अलग तरह का दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, ग्राफ अब विन विन तरह के हो सकते हैं। लेकिन इसमें तुम्हें कितनी बातें याद रखनी है, समझ आ गया। रबर जिसको बोलते हैं हम इलास्टोमर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यूज एरोटोरा, द लार्ज ट्यूब वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, और रबर। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स एक अलग तरह का सॉलिड होता है जिसका स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व कुछ इस तरह का बनता है। सर ये इसमें तो वो वाली बात है ही नहीं, हाँ तो वो एक सॉलिड के लिए बनाया था। इलास्टोमर्स अलग तरह की क्वालिटी होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। उसमें क्या होता है, रबर, रबर देखो तो रबर, एक बात बताओ, स्टील को खींचना आसान है कि रबर को? सर रबर बड़ा जल्दी खींच जाता है, हाँ उसको खींचते चले जाओ, वो ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं कर पाता है। देखो यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप कर लिया हमने, देखो स्ट्रेन है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया, लेकिन उसके क्रॉसबॉन्डिंग स्ट्रेस बहुत कम आया, ठीक है। तो ये होता है आपका इलास्टोमर्स का ग्राफ, ये एक अलग बनता है, अलग तरह की क्वांटिटी होती है, ये इलास्टोमर्स है ना। इलास्टोमर्स आपको ये याद रखना है ना, अपने बायोलॉजी में भी शायद ये ग्राफ पढ़ा होगा, शायद पढ़ते हैं। अब तुम्हें सवाल करने हैं, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टू मटेरियल ए एंड बी, this one is for A and this one is for B as shown in figure, the graphs are drawn to the same scale, then select the correct statement। तो सही स्टेटमेंट आप बताइए। क्या बताएंगे? मटेरियल ए हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। मेरे हिसाब से देखिए ये ज्यादा ऊपर उठा हुआ है अल्फा, और ये है बीटा, अल्फा का एंगल ज्यादा है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, ठीक है। मटेरियल ए इज डक्टाइल, ए डक्टाइल है, क्या रेखा बहुत जिद्दी है? हाँ रेखा जिद्दी है, जल्दी नहीं टूट रही तो डक्टाइल होगा। बी इज ब्रिटल, इसमें बी रेखा जल्दी टूट गई तो ब्रिटल है। डी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं? एकदम डी आंसर होगा। बताइए मजे आए कि नहीं आए? हाँ भाई मजे मजे आए कि नहीं है? ठीक है बढ़िया। अब देखते हैं आगे। ये भी नीट, ये नीट 12 का सवाल है बेटा, 2012 का सवाल है। ये देखिए ये 2019 का सवाल है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के लिए बच्चा पूछे तो कैसा सवाल आता है, तू समझ मत, पहले सवाल देख ले कैसा आता है। भाई साहब मतलब तुमसे ना सवाल इसीलिए नहीं होता, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसका थोड़ा सा ध्यान से बैठ के सीख क्या मास्टर पढ़ा रहा है। हमें मास्टर कराएगा ना सवाल। एक बार प्रथना में पूछ रहे हैं सर डक्टाइल और बीटल। डक्टाइल मतलब जो जिसकी रेखा जिद्दी हो, ज्यादा लंबा ग्राफ बने, और बीटल जो जल्दी टूट जाए। सर बीटाइल बता दीजिए एक बार। भाई साहब कहा है, जब बता रहे थे तो सो रहे थे का? ब्रिटाइल बता दीजिए। भाई साहब बहुत चोमू, बहुत चोमू। 100 बुद्धिहीन इंसान मरा होगा ना तब तू पैदा लिया था। नहीं नहीं उससे भी बड़ा चोमू है तू। मैं साफ साफ बता रहा हूं, अगर CD लेंथ स्मॉल है, देख यहां से C और यहां से D, इसका लेंथ छोटा है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ गया, फ्रैक्चुअल पॉइंट जल्दी आ गया,
तो फ्रैक्चरल पॉइंट जल्दी आ जाएगा, तो उस तरह के क्रिस्टल को हम ब्रिटाइल कहते हैं, जिसका लेंथ छोटा हो। और सीडी बहुत बड़ा है, मतलब खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, तो उसको हम डक्टाइल कहते हैं, उसको हम डक्टाइल कहते हैं। तो यहां पे ये लेंथ देख, यहां से यहां तक बड़ा है, लार्ज है, और ये देख थोड़ा छोटा है, तो जल्दी टूट गया है ये, तो ये ब्रिटल है, और ये देर से टूटा है, इसका लेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो गया, देख स्ट्रेन बहुत ज्यादा दूर तक डेवलप हो गया। चल देख आगे, ये बता, ऑब्जर्व दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट जहां पे टूट जाएगा, एंड द फ्रैक्चुअल पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर। तो इट इज ऑब्जर्व दैट अल्टीमेट फ्रैक्शन क्लोज मतलब छोटा लेंथ है मटेरियल एक्स के लिए। अच्छा, तो मटेरियल एक्स तुम्हारा हो गया ब्रिटल, बट फार अपार्ट फॉर द वाई, तो वाई हो गया तुम्हारा डक्टाइल। एक्स इज ब्रिटल एंड वाई इज डक्टाइल। सी इज आंसर। नीट 2019 का सवाल है। सी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2019 का सवाल है। बताइए प्लीज, क्या आपको ये समझ आया? सो इजी। नेक्स्ट, वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर सस्पेंडेड एज शोन इन अ फिगर। द यंग मॉडुलस आर y1 gamma 1 and gamma 2 respectively. Then equivalent young modulus will be, equivalent young modulus will be, equivalent young modulus क्या होगा? हेलो 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 हेलो, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, द इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस पूछा है। सबसे पहली बात हम ध्यान से देखें, यहां पे जो ऑब्जेक्ट हमने कनेक्ट किया है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने कनेक्ट किया है, दोनों पे सेम फोर्स लगाएगा कि डिफरेंट लगाएगा? फोर्स सेम डिफरेंट कमेंट करिए फटाफट। यहां पे मान लीजिए फोर्स F1 है और यहां फोर्स F2 है, तो दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताइए प्लीज। F1 एंड F2, F1 एंड F2 इज द सेम और डिफरेंट? फोर्स सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। इलोंगेशन सेम होगा। अरे बहुत बकलोल है बे तू। सेम 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 डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा सर। कैसे? तो सुनिए, बताते हैं। देखो बेटा, तुमने ऐसे सोचा कि मान लीजिए इसका नेट फोर्स F नीचे लग रहा, मतलब जो mg के बराबर होगा, तो जितना mg नीचे लग रहा ये दोनों मिलकर बैलेंस करेगा। तो ये दोनों वायर एक तरह का नहीं है ना बेटा, दोनों में टेंशन सेम तब होता है जब दोनों एक तरह का होता। ये दोनों एक तरह का नहीं है, दोनों अलग अलग तरह का है। तो दोनों के अंदर जो टेंशन डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा। मैं बाहर से एक ही फोर्स लगा F, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों वायर F/2 और F/2 लगाएगा। दोनों अलग अलग तरह का क्रिस्टल है, दोनों अलग अलग तरह का सॉलिड है, डिफरेंट नेचर है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो ऐसा है, दो वायर मैंने लिया ऐसे जोड़ के चिपका दिया सीरीज में, और उसको पकड़ के F4 से खींचा। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली F4 से खींच रहा हूं आगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लो यहां से यहां तक ये पहुंचा, तो दोनों में इलोंगेशन सेम हुआ। तो दोनों का इलोंगेशन सेम? हाँ सर, दोनों का इलोंगेशन सेम, डेल्टा एल सेम। ओके, F/A इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। दोनों का इनिशियल लेंथ सेम है क्या? हाँ सेम, इनिशियल लेंथ सेम है क्या? दोनों का इलोंगेशन सेम है? हाँ।
एरिया सेम है हाँ, लेकिन यंग मॉडुलस दोनों का अलग है, इसलिए अंदर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, वो डिफरेंट होगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं है? अब तो क्लियर आ जाना चाहिए। फोर्स डिपेंड्स अपॉन गामा, अंदर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा, वो तो गामा पे डिपेंड करेगा। अब बोलो चमका तो बताओ, नहीं चमका तो मैं और चमकाऊंगा। देख मैं बता रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को जो हैंग किया है ना, वो टेढ़ा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये टेढ़ा ऐसे होगा, सीधा नीचे जाएगा। जब ये सीधा नीचे जाएगा, यहां से जब ये यहां पहुंच के जाएगा, तो दोनों में इलोंगेशन सेम होगा, दोनों में इलोंगेशन सेम होगा। ये सीधा ही नीचे आएगा ना यार। अब सर टेढ़ा हो गया तो सवाल ही नहीं बनेगा, कैसे करेगा सॉल्व? टेढ़ा हो गया तो अब कितना टेढ़ा हुआ वो निकालो, टेढ़ा नहीं होगा, सेम नीचे आएगा। तो दोनों का इलोंगेशन सेम है, इनिशियल लेंथ सेम है, तभी आप इसको सीधा अटैच कर सकते हैं। एरिया सेम है लेकिन गामा अलग है, हो गया ना कांड, तो फोर्स अलग होगा, तो फोर्स अलग होगा, लेकिन डेल्टा एल सेम होगा। इस पे सवाल पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पे फोर्स सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। और दोनों के फोर्स का सम, ऊपर फोर्स है F1 और F2, नीचे F के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे F फोर्स बराबर F1 प्लस F2। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? जब दोनों को जोड़ के एक वायर मान लूं तो इस पे F फोर्स ऊपर डेवलप होगा, ये इक्विवेलेंट का मतलब है। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं F1 को, पहले रॉड की बात करूं, इलोंगेशन डेल्टा एल, एरिया ए, गामा लेंथ एल, तो गामा 1, बाकी सारी चीजें सेम होगी, यही तो लिखूंगा F1 को। फोर्स बराबर F बटा ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। बता सही लिखा है कि नहीं? बता, अच्छे सोच के बता, सही लिखा है कि नहीं? गलत लिखा है ना? F बटा ए फोर्स लिख रहा हूं तो गामा ऊपर आएगा, एरिया ऊपर आएगा, डेल्टा एल ऊपर आएगा, लेंथ हाँ गामा ऊपर आएगा, गलत लिखा है, गामा ऊपर आएगा। अब बता, गलत लिखा है, हाँ ठीक है। अब बता, गामा ऊपर लिख दिया, ठीक है। F2 के लिए बोलो तो सर गामा 2, इलोंगेशन डेल्टा एल, एरिया ए, लेंथ एल, बाकी सब टेम है। अब दोनों को अगर एक वायर में बना लूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसका ए, तो दोनों अगर एक वायर मिल जाएगा तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा? 2a। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 2a, गामा इक्विवेलेंट, इलोंगेशन, ये रॉड भी यहां से यहां पहुंचेगा तो इसमें भी इलोंगेशन डेल्टा एल ही होगा और लेंथ वही एल ही रहेगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। अब तो सही है ना? डेल्टा एल ए एल, डेल्टा एल ए एल कॉमन निकालोगे तो यहां पे डेल्टा एल ए एल से कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? गामा 1 प्लस गामा 2 बाई 2। अब यहां पे एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब हम दोनों इंडिविजुअल वायर को मिला के एक वायर बना ले, दोनों इंडिविजुअल वायर को मिला के एक वायर बना ले, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। तो एक वायर बना लेंगे तो इसका लेंथ एल, इसका लेंथ एल, पैरेलल में जो लेंथ इसका भी एल होगा, लेकिन इसका एरिया ए, इसका एरिया दोनों मिलेगा तो एरिया तो 2a हो जाएगा। और यहां से ये डेल्टा नीचे है, ये भी डेल्टा नीचे है, तो एक वायर मानोगे तो वो भी डेल्टा नीचे आया है। समझ आया? अगर समझ आया तो जोरदार एक बार थम्स अप करिए प्लीज। एरिया 2a क्यों हो गया? तो दोनों वायर को जोड़ोगे तो एरिया तो 2a ही होगा ना। एमआर स्टार्ट से हो गया, एमआर स्टार्ट जो तूने लगाया होगा ना उसमें डी भी सही आ रहा होगा। बता, चमका? फिर से एक बार कर दूं, फिर से एक बार कर दूं, चल कर देता हूं। ये दोनों बात समझ में आ गया तो करना कुछ है ही नहीं। F1 प्लस F2 बराबर F, इस वायर का क्या होगा? तो F बराबर होता है गामा 1, इलोंगेशन डेल्टा एल, लेंथ एल, एरिया ए, प्लस दूसरे का गामा 2, इसका भी लेंथ एल, एरिया ए, गामा एल, इज इक्वल टू, दोनों वायर को चिपका दूंगा तो लेंथ तो वही रहेगा, तो लेंथ तो एल ही रहा, इसका एरिया ए और एरिया चिपक के तो एरिया 2a हो जाएगा, गामा इक्विवेलेंट हो जाएगा, इलोंगेशन डेल्टा एल ही रहेगा, तो वो आ गया। क्या कर दूंगा दोबारा मैं इसमें? बता। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन जरूर सिखा सकता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। तो वायर का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा? बता, वायर का सीरीज कॉम्बिनेशन देख कैसा होगा। ये एक वायर लिया मैंने, एक वायर लिया मैंने,
इसी क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम, यंग मॉडुलस अलग, गामा 1 लेंथ एल एरिया ए, गामा 1 इसका हो जाएगा यंग मॉडुलस गामा 2 लेंथ एल एरिया ए। ठीक है, ठीक है। प्रेम शंकर का कहना है कि सर छुट्टी दे दो, घर में बहुत हाला हो रहा है। अब तेरे घर में हाला हो रहा है तो बाकियों क्यों नुकसान उठाएंगे? तू झेल, तेरे घर वाले हैं, तू झेल, लड़ मार पीट कर, मत पर तेरा प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट अस प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। तेरे घर में हाला हो रहा है तो हम काहे छुट्टी कर दे? पिताजी को दिखा दे मेरा वीडियो, धमकी दे पिताजी को कि हाला मत करो। हाला हो रहा है हमारे घर में, हाला हाला। बताओ यहां पे इसमें जो F1 होगा और यहां पे जो F2 होगा सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम और डिफरेंट। हाला हो रहा है, हाला हमारे घर में हाला हो रहा है। अब तुम्हारे घर में हाला हो रहा है, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट अस प्रॉब्लम। हम क्यों नुकसान उठाए? तेरे घर में हाला हो रहा है ना, हमारे घर में तो हाला नहीं हो रहा है। दिस इज सेम और डिफरेंट। ओहो मैंने लिख दिया सेम, मुझे तो लग रहा है ये सेम ही होगा। बताओ डिफरेंट की सेम? भाई साहब जहां डिफरेंट होने चाहिए थे वहां तूने सेम बोला, जहां पे सेम होना चाहिए तो वहां डिफरेंट बोला। मार दे, उल्टा लटका के मारूंगा गधा कहीं का। भाई साहब ये रॉड आर मासलेस। सर नहीं दिया था आपने, मैं मास दिया क्या? तो मासलेस ही समझेगा ना, रॉड्स आर मासलेस। अगर मासलेस रॉड है तो उसका हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। फिर डिफरेंट बोल रहा लक्ष्य गुप्ता। हाला क्या है? हल्ला 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 शोर। हाला क्या है? गधा कहीं का। भाई साहब मैं क्यों पढ़ाऊं तुम्हें? कभी कभी तो लगता है मैं क्यों ही पढ़ाऊं तुम्हें, जैसे तो कुछ होना है नहीं, मैं क्यों ही पढ़ाऊं? सना मना पना कैसे डिफरेंट होगा? बताना कैसे डिफरेंट होगा? तो सर उसमें कैसे डिफरेंट हो गया? यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग अलग है दोनों वायर। ये अलग है, ये अलग है, वायर सेम थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, इसमें मैंने रॉड हेड से अटैच किया है। दोनों वायर अलग अलग है, अलग थलग है। इसको मिटाया नहीं मैंने, अलग अलग वायर है, जोड़ा थोड़ी नहीं इसको मैंने, अलग अलग वायर है। इसमें मैंने सीरीज में जोड़ दिया, फोर्स यहां लगा रहा हूं मैं F, तो यहां पे F बराबर F1 बराबर F2 होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रॉड बन गया, यहां से यहां तक एक रॉड बन गया, तो एक रॉड का हर जगह टेंशन तो वही होगा। सेम कैसे होगा सर? यंग मॉडुलस अलग है तो सेम कैसे होगा? बताता हूं, क्योंकि दोनों में इलोंगेशन डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा इलोंगेशन? बताता हूं। सबसे पहली बात, एक रॉड अगर आप लेते हो, मासलेस रॉड अगर है, यहां पे फोर्स F लगाते हो तो हर जगह टेंशन तो F के बराबर होगा ना, क्योंकि ये मासलेस है। सर अगर यहां पे यंग मॉडुलस अलग है तो फोर्स बराबर कैसे हो सकता है? क्योंकि डेल्टा एल डिफरेंट है। देखो F बटा A इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। मैं कह रहा हूं कि F सेम होगा, ठीक है, तो गामा से डिफरेंट है क्योंकि डेल्टा एल डिफरेंट है। हो गया ना काम खत्म। समझ आया? अब सुनो, अगर ये खींचता है डेल्टा L1 और ये खींचता है डेल्टा L2 तो टोटल इलोंगेशन रॉड में कितना हो जाएगा? मान लो रॉड खींच के आ गया यहां तक, ये टोटल इलोंगेशन डेल्टा L है, तो ये टोटल इलोंगेशन में पहले रॉड का इलोंगेशन डेल्टा L1, दूसरे रॉड का डेल्टा L2, तो आप लिखेंगे डेल्टा नेट इलोंगेशन बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये आएगा।
इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एफ बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा? एफ एल बाई ए गामा। इसको लिखेंगे आप एफ एल बाई ए गामा। तो पहले में लिखेंगे एफ, पहले डॉट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एफ एल एरिया ए गामा 1, एफ एल टू एरिया ए गामा 2। ये देख ले, पहले इतना समझ ले, फिर आगे बढ़ूंगा। सर सबके घर में हाला हो रहा है, तो क्या आज छठ चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए? वाह! और पढ़ाई को मजाक में लेना चाहिए। प्रेम शंकर जी, पढ़ाई को मजाक में लेना चाहिए। छठी माता भी जहां बैठी होंगी वो भी कहेंगी कैसा नालायक है ये, अपना कर्म नहीं कर रहा है। कर्म ही पूजा है प्रेम शंकर जी, कर्म ही पूजा है। कर्म करिए तो पूजा का फल मिलेगा। छठी मैया भी कहेंगे ये कितना घटिया बालक है, अपना कर्म नहीं कर रहा है। प्रेम शंकर जी, पहले ही समझ लीजिए फिर मैं बताता हूं। कर्म ही पूजा है प्रेम शंकर जी, आपका कंसेप्ट बड़ा ढीला है। प्रेम शंकर जी, आपका कंसेप्ट बड़ा ढीला है। कर्म ही पूजा है, समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा कंसेप्ट ढीला है आपका। छठ जैसी चीज को मजाक में ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे हैं बेटा छठ जैसी चीज को मजाक में। हम तो छठ जैसी चीज को इतना सीरियस ले रहे हैं कि सुबह से 3 क्लास ले चुके हैं और रात में 9:30 बजे से और क्लास लेंगे और उसको पढ़ाएंगे 12 बजे तक। हमने छठ को इतना दिल से लिया है, इतना सीरियस लिया हमने छठ को, कि हम चाहते हैं कि छठ के दिन हम और जोरदार कर्म करें, आम दिनों से हम दुगना कर्म करें, ताकि छठी मैया आज हमें जब देखेंगी अपने घर में बैठ के, बोलेंगे ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये बहुत जोरदार कर रहा है, इसको तो डॉक्टर बनाना ही पड़ेगा, इसको तो सक्सेस देना ही पड़ेगा। तो हम छठ को और ज़्यादा सीरियस लेंगे और हम आज कर्म दोगुना करेंगे। हम जितना पढ़ते थे, जितना पढ़ाते थे, उससे दुगुना पढ़ाएंगे आज हम। आज हम 9:30 से लेकर 1 बजे तक पढ़ाएंगे रात में। आज दुगुना कर्म करेंगे हम। हमारा कंसेप्ट एकदम ठीक है, आपका कंसेप्ट बड़ा ढीला है। कर्म ही पूजा है। अब आप गाली दे रहे होंगे तो छठी माता सुन लेंगी, तो गाली मत दीजिए मुझे, है ना? छठी माता सुन लेंगी। और प्रेम आ गया स्वाद, वो गाली दे रहा है, अब उसके घर में छठी मैया है। अब सोच कितना पापी बच्चा है। चल बता, सुन मेरी बात। लेंथ एरिया सेम, तो लेंथ एरिया सेम, यंग मॉडुलस अलग, और दोनों में फोर्स सेम। तो फोर्स सेम, यंग मॉडुलस बस अलग आएगा। तो डेल्टा एल बराबर होगा एफ एल बटा ए गामा। तो एफ एल बटा ए गामा 1, ये होगा एफ एल 2 बटा ए गामा 2। इसका फील आया कि नहीं आया बता दीजिए, इसका फील आया कि नहीं है बता दीजिए। ठीक है, अब बताइए, अब दोनों रॉड को एक रॉड में बना दो तो इसमें डेल्टा एल क्या होगा? तो फोर्स तो उतना ही लगा। लेंथ बेटा 2L हो जाएगा, देख लीजिए। इस दोनों को मिला के एक वायर मानेंगे तो इसका एरिया ये तो सेम, यहां से यहां तक एरिया का रॉड बना। हाँ, लेंथ दोनों का ऐड होकर 2L हो जाएगा, एरिया वही रहा, ये हो जाएगा गामा इक्विवेलेंट। इसमें जो फालतू के टर्म्स में उसको कैंसिल कर दीजिए। तो एफ ए एल एल एल, ये एल ही है ना, दोनों का लेंथ सेम लिया। तो 2 बटा गामा इक्विवेलेंट, एरिया भी कैंसिल हुआ, 2 बटा गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 अपॉन गामा 2। तो ये हो जाएगा आपका गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 गामा 1 गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस गामा 2। ये आपका आंसर होगा बेटा, देख लीजिए, ये आपका आंसर होगा। प्रेम शंकर जी कह रहे हैं हम आपको क्यों गाली देंगे? बेटा जैसे तुम्हारे लक्षण है ना, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि और क्या करोगे बताओ। प्रेम शंकर जी, छठी को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं तो हम ऐसा थोड़ी ना कि छठ माता का मजाक में ले रहे हैं, हम ऐसा तो कर ही नहीं रहे ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं और सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। बेटा आपका मन यहां पे नहीं लग रहा है पढ़ने में तो आपकी गलती है ना। ऑलमोस्ट सेम एज कैलकुलेटिंग रेसिस्टेंस वेट, बट अपोजिट सेंस में। जब हम वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालते तो R1 प्लस R2 आता है, यहां पे
उल्टा आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा है, उल्टा आया है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट इज द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है थोड़ा समझिएगा। पॉइजन रेशियो ये होता है कि ये बेटा मान लीजिए कि एक सॉलिड है, अब इसको दोनों तरफ से हम फोर्स लगा के अगर खींचेंगे, है ना, इसको हम इलोंगेट कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, दोनों तरफ से हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो सर इसका लेंथ बढ़ जाएगा। हाँ सर, लेंथ बढ़ जाएगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका लेंथ बढ़ जाएगा। हाँ, पहले लेंथ अगर इनिशियल था L0, तो टोटल इधर आ गया कुछ डेल्टा एल और इधर से भी आ जाएगा, तो 2 डेल्टा एल कर दो। नहीं, एक काम करो, बकलोली मत करो, एक काम करो, इसको मैं यहां फिक्स कर देता हूं, इधर ही बढ़ा देता हूं। टोटल इलोंगेशन मैं डेल्टा एल लिख रहा हूं, बस तुम ये समझो, टोटल इलोंगेशन लेंथ बढ़ गया डेल्टा एल। तो सर इसका रेडियस देखो घट गया। हाँ, लेंथ बढ़ेगा तो इसका रेडियस थोड़ा घटेगा। तो एक हम रेशियो डिफाइन करते हैं, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो होता है बेटा लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि प्लेन के लॉन्ग जो स्ट्रेन आया डेल्टा आर बाई आर, देखिए डेल्टा आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल बटा इनिशियल लेंथ था आपका L0, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल बटा एल विथ निगेटिव साइन। सर माइनस क्यों लगाते हैं यहां पे? पॉइजन रेशियो को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिख रहे हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं? माइनस इसलिए लगाते हैं कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, और रेडियस घटेगा तो लेंथ बढ़ेगा। इसमें दोनों में चेंज अपोजिट आता है, इसलिए हम यहां पे क्या लगा देते हैं? एक माइनस लगाते हैं। ये रहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, लैटरल स्ट्रेन, चेंज इन रेडियस बटा इनिशियल लेंथ, तो इसके रेशियो को हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो सिग्मा की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 0 से लेकर के 0.5 के बीच में, लेकिन इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू लोगों ने सोचा था कि -1 से 0.5 के बीच आनी चाहिए। तो ये चीजें आप बहुत थ्योरेटिकल है, बायोलॉजी जैसा आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू, हाँ इफ सिग्मा इज 0.5, तो यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर सिग्मा 0.5 है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। सिग्मा 5 पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तभी तो देखो ये 0.5 होगा तो जितना लेंथ में चेंज होगा उसका आधा इसमें चेंज हो जाएगा, रेडियस में चेंज होगा। तो इसका वैल्यू, अगर सिग्मा का वैल्यू 0.5 है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर सिग्मा की वैल्यू आ रही आपकी 0.4, 0.3, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह पाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो कई बार आपको इसमें न्यूमेरिकल में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि सिग्मा दे देगा और डेल्टा आर बाई आर दे देगा और तुमसे स्ट्रेस पूछेगा, तो याद करो अगर सिग्मा दे दिया और डेल्टा आर बाई आर दे दिया तो डेल्टा एल बाई एल निकाल सकते हैं, और डेल्टा एल बाई एल का वर्सेटाइल न्यूमेरिकल में यूज है। तो सवाल घुमाने के लिए ये एक पूछ लेते हैं, बस सवाल घुमाने के लिए ये पूछ लेते हैं बस। इसको आपको रिमेंबर करना है, मार रट्टा मार रट्टा, रट्टा मारने इसको। ठीक है, अब इस पे सवाल देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। सवाल भी लेके आया हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, सवाल है मेरे पास। वो सवाल गया कहां उसको देखता हूं मैं, ये रहा ना, 2 सवाल है, 2 चलिए देखिए एक सवाल देखिए, ये रहा सवाल आपके सामने। द पॉइजन रेशियो कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ, बताइए पॉइजन रेशियो कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ, पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? तो मैंने बताया मैक्सिमम 0.5 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 0.1, 0.5, देखिए सिग्मा इज लेस देन 0.5 होता है और इक्वल टू 0.5, लेस देन और इक्वल टू, आई एम सॉरी, लेस देन एंड इक्वल टू, करेक्शन कर लीजिए, लेस देन एंड इक्वल टू, मैंने गलत लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू 0.5 के बराबर या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज 0.5, ओके, पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज 0.5। If the force is applied to the wire of this material, there is a decrease in cross section area by 4%. अब सुनना, रुकना, क्रॉस सेक्शन एरिया में 4% का चेंज है, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4%। तो आप मुझे बताइए डेल्टा आर बाई आर क्या होगा? 2%। ये बात आपको पहले फील करना पड़ेगा, और ये बहुत लंबे समय से आप पहले चैप्टर एरर एनालिसिस से फील करते आ रहे हैं। डेल्टा ए बाई ए होगा 4%, तो डेल्टा आर बाई आर होगा 2%। आसान है, ओके। तो ये हो गया माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल।
तो ये तुम्हारा हाफ, 0.5 का मतलब हाफ इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर तुम्हारा हो गया 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा आपका 4%। आंसर डी होना चाहिए आंसर। क्या कहते हो? नहीं मैं गलत निकाल रहा हूं क्या? 0.5 मतलब हाफ और द 2 तो 4 ही तो आ रहा है। डी आंसर होना चाहिए। बच्चे बी बता रहे हैं, पता नहीं बी। राहुल यादव बी, अक्षित रामलाल राहुल सैनी, सर कैसे होगा? क्या छठ पूजा? वो बढ़िया हो जाएगा, तुम पढ़ो। डी डी। अब बच्चे डी दे रहे हैं जवाब, बी कह रहे थे कुछ 2% कैसे? 2% तो कहीं से भी नहीं आ रहा। दो परसेंट तो कहीं से नहीं आ रहा। डी आएगा सर जी, चलिए ठीक है। अब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक का नाम ये था, आज मैंने टॉपिक में लिखा था तो इसको पढ़ ही लेते बेटा, है ना। इलास्टिक पोटेंशियल थोड़ा समझा देता हूं, चिंता मत करना, जल्दी हो जाएगा। देखो मान लो एक रॉड है, एक रॉड है, इसको हम पूरा समझाते हैं आपको अच्छे से, चिंता मत करिए, ये सब मिटा दीजिए। एक रॉड है, रॉड की इनिशियल लेंथ है यहां तक, ज्यादा मोटा हो गया, रॉड की इनिशियल लेंथ है यहां तक L0। अब इसमें हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स भी उल्टा लगा दिया है आगे की तरफ, F आगे की तरफ एक मैंने फोर्स लगाया, आगे की तरफ हमने 100 एक फोर्स लगाया F। इनिशियल लेंथ L0 था, क्या बकलोली किया यार। देखो बेटा मैं समझा रहा हूं, ये एक सॉलिड है, सॉलिड की इनिशियल लेंथ L0 है, यहां पे एक आगे की तरफ मैंने फोर्स लगा के इसके लेंथ को x इंक्रीज कर दिया और फिर इसको मैं खींचता हुआ यहां तक लेके जा रहा हूं। फाइनली इसके लेंथ को इनिशियल सिचुएशन से, देखिए बेटा मैं आपको अच्छे से पूरा समझाऊंगा। इनिशियल लेंथ है इसका L0, L0 से टोटल L इलोंगेशन कर दिया यहां तक, तो L इलोंगेशन करने में मुझे नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये सवाल है। इनिशियल लेंथ कितना है बेटा? सर इनिशियल लेंथ L0 है, इजी है, इनिशियल लेंथ L0 है। अब मैं उसको खींचता खींचता आगे लेके जा रहा हूं, तो किसी इलोंगेशन x पे मैं अभी हूं और खींच खींच के टोटल इलोंगेशन मैं टोटल L करने वाला हूं। टोटल इलोंगेशन क्या है बेटा? L। फाइनल लेंथ L नहीं, टोटल इलोंगेशन है L। तो इसमें वर्क डन कितना होगा? तो मुझे बताइए जब x इलोंगेशन था उसी इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो F बराबर होता है F बटा A इज इक्वल टू गामा डेल्टा L बाई L। तो फोर्स की वैल्यू कमेंट करके जल्दी बताइए, फोर्स की वैल्यू कमेंट करके जल्दी बताइए। हाँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही होगा, एकदम सही समझे आप एकदम सही समझे हैं, इसको निकालिए। फोर्स की वैल्यू बताइए, फोर्स। हाँ कल की छुट्टी है बेटा, बिल्कुल कल की छुट्टी है, तो फोर्स की वैल्यू बताइए। तो फोर्स हो जाएगा आपका F बराबर गामा A x बटा L। क्या मैंने ये ठीक लिखा है? क्या मैंने ये ठीक लिखा है? फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मैंने ठीक लिखा है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। सर डेल्टा एल आपने नहीं लिखा क्योंकि मेरा इलोंगेशन को मैंने x लिया है, मैं फाइनल लेंथ x नहीं, इलोंगेशन ही मेरा x है, इसलिए मैंने यहां पे x रखा है। ये मैंने सही लिखा है या नहीं? जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट फटाफट रफ्तार में बताइए, सही लिखा है? तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में यहां पे छोटा सा वर्क डन क्या होगा? तो छोटा सा वर्क डन होगा फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बताइए क्या है? गामा ए
देखिए गामा ए एक्स बटा एल इंटू डी एक्स, ये छोटा सा वर्क डन हो जाएगा, ये छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। मुझे टोटल कितना वर्क डन करना है, तो यहां से यहां तक लेके जाना है। तो ये फोर्स वेरिएबल हो गया कि कांस्टेंट हो गया, बताइए। फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो ये फोर्स वेरिएबल है, फोर्स इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये फोर्स इलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा? इलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा। इलोंगेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा? इलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा। इलोंगेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। इलोंगेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन में डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको बाहर निकालिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या है सर? गामा ए एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से एल तक। तो ये हो जाएगा आपका गामा ए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर बाई 2l, इतना आ जाएगा वर्क डन। और ये जो वर्क डन हुआ है वो कहां जाएगा? सब लॉस हो जाएगा? नहीं, ये इलोंगेशन हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर करी है। जब इलास्टिक लिमिट के अंदर इलोंगेशन करते हैं, इलोंगेशन इज इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, हेंस फोर्स इज कंजर्वेटिव, हेंस फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो एनर्जी होता है वो स्टोर कर जाता है। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा? स्टोर्ड एनर्जी। तो हम लिखेंगे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो जाएगा हाफ, U बराबर हो जाएगा हाफ गामा ए एल स्क्वायर बाई 2l। हाँ, गामा ए एल स्क्वायर बाई 2 तो पहले से लगा दिया मैंने, L, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा मैं ध्यान से देखूं तो U बराबर मैं लिख सकता हूं हाफ, एक मिनट, ये स्मॉल एल है ऊपर, एल स्क्वायर से एल काट मत देना, ये स्मॉल एल है, इलोंगेशन वाला एल है ये एल स्क्वायर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एल इलोंगेशन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा गामा ए एल बटा कैपिटल एल इंटू एल, ये फोर्स हो जाएगा। हाँ, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हम हाफ एफ इंटू एल, जहां पे एल आपका इलोंगेशन है। तो कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि एल इलोंगेशन हमने किया है जिसमें इतना हमने फोर्स लगाया है, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? स्टोर्ड पोटेंशियल हो जाएगा हाफ एफ एल, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ एफ एल। आराम से देख लीजिए ये चीज फील आया कि नहीं आया, बहुत इजी है। अगर मैं यहां से एक काम करूं, हाफ एफ एल में एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कैपिटल एल और एरिया इंटू कैपिटल एल से डिवाइड कर दो। बेटा ये लेंथ नहीं है, ये इलोंगेशन है स्मॉल एल, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो सोच के बताओ हाफ एफ बटा ए क्या होता है सर? स्ट्रेस। और स्मॉल एल बटा कैपिटल एल क्या होता है सर? ये चेंज इन लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है, तो स्ट्रेन इंटू ये हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को नीचे कर दूं तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बताइए समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि उधर वॉल्यूम है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बाई टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये यू है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बेटा अगर मैं यहां पे हुक्स लॉ यूज करूं तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो बताओ? स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो बताओ? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो U इज इक्वल टू स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ? गामा इंटू स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा आपका हाफ गामा इंटू
स्ट्रेन का होल स्क्वायर। बताओ ना, स्ट्रेस को हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं? गामा इंटू स्ट्रेन। तो यहां पे गामा स्ट्रेस को लिखूंगा, गामा इंटू स्ट्रेन तो का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं? गामा बटा सॉरी स्ट्रेस बटा गामा, तो ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर बटा गामा। सर इसको तो हमें याद रखना पड़ेगा ना, ये तुम्हें याद रह जाएगा कैसे? इसलिए मैं कहता हूं डायमेंशन एक चमत्कार है। डायमेंशन से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन देखो डायमेंशन लेस होता है, तुम जानते हो, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन, यंग मॉडुलस का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है। यह मैंने प्रूव करके आपको बताया था। पोटेंशियल एनर्जी सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, ऑल हैव सेम डायमेंशन, ऑल हैव सेम डायमेंशन। याद करिए, यह बात आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है याद? ऑल हैव सेम डायमेंशन। कोशिश करिए याद करने की। यह आपको याद आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, सबका डायमेंशन सेम होता है। अगर डायमेंशन सेम होता है, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेस बराबर है। अगर तुम स्ट्रेन का होल स्क्वायर करोगे तो डायमेंशन लेस है, ये तो स्क्वायर करो या क्यूब करो तो डायमेंशन बराबर करने के लिए स्ट्रेस की जगह पे गामा आ जाएगा। और स्ट्रेस का होल स्क्वायर करोगे तो स्ट्रेस का होल स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशन प्रेशर का, तो गामा से डिवाइड कर दो तो डायमेंशन मैच कर जाएगा। आंख बंद करके तू सही लिखेगा तो भी सही लिख पाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आंख बंद करके भी तू सही लिख पाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। हाँ या ना समझ आया कि नहीं है बोलो? हाँ या ना समझ आया कि नहीं है बोलो? मतलब एकदम जोरदार चम 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 चमका की नहीं, चम 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 चमका की नहीं। सुन ऐसे ऐसे देख, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी उधर स्ट्रेस, ओके। हम स्ट्रेन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्यूब कर ले, कोई डायमेंशन तो आ ही नहीं रहा, डायमेंशन मैच करना चाहिए। तो स्ट्रेन का होल स्क्वायर मतलब 2 स्ट्रेन लिख लिया तो डायमेंशन मैच कराने के लिए गामा आएगा। सर अगर हमें स्ट्रेस का होल स्क्वायर लिखे तो सर स्ट्रेस का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 डायमेंशन आएगा, तो नीचे गामा से डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, बनाइए और घर जाइए। छठ जैसे महापर्व को दिल से मनाइए। समय दीजिए, समय दीजिए, आपके पास जितना समय उतना दीजिए। जरूरत थोड़ी नहीं कि छठ है तो पूरा दिन आप दीजिएगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार टाइप लोग होते हैं, पूरी दिन देते हैं उसमें, आप उनको देने दीजिए। आपको आपके पास आप कर्म पहले कीजिए, वो आपका बड़ा पूजा है। उसके बाद आप उस पूजा को करिए समय निकाल के। मैं ये मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए और उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के आशीर्वाद ले लीजिएगा। मेरे लिए भी थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।